ये यात्रा बेहद फलदायी रही। उपकरण या वस्तुओं के बिना भी तीनों बुनियादी विशेषताएं 4 अंकों की ओर अग्रसर हैं। इसके अलावा उपकरणों के साथ साथ संयुक्त शारीरिक और मानसिक गुण पहले ही 1000 अंकों से अधिक हो चुके हैं। अग्नि तत्व के प्रति लगाव भी 100 अंकों से अधिक है। कम से कम अपनी प्राकृतिक अवस्था में एक बिना स्वामित्व वाला अग्नि तत्व 100 अंक आत्मीयता के बराबर क्षति पहुंचाता है, जिसका अर्थ है कि इसने अपनी सामान्य अवस्था में अग्नि प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली है। आक्रमण के मामले में ये स्वाभाविक रूप से बेजोड़ है। जीवन बचाने की क्षमता में भी काफ़ी सुधार हुआ है। स्पिरिट्स की ढाल अब 2 ढालों से बंधी हुई है और रेजिलियंस स्टेज से मिलने वाले बूस्ट के साथ ढाल में 10 लाख से अधिक एचपी और 10,000 से अधिक रक्षा क्षमता है। ये शील्ड प्रति सेकंड 1% की दर से पुनर्जीवित होती रहेगी, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 10,000 से अधिक स्वास्थ्य अंक पुनर्प्राप्त करती है। उसे नुकसान पहुंचाने के लिए या तो आपको वास्तविक क्षति पहुंचानी होगी, भेदक क्षति पहुंचानी होगी, या आपको लगातार अत्यधिक उच्च स्तर की क्षति पहुंचानी होगी, अन्यथा आप उसकी ढाल को भेद ही नहीं सकते। इसके अलावा उसके पास अपनी जान बचाने का एक आखिरी तुरुप का पत्ता भी है, अमर विकल्प। वह पहले ही 6 बार मौके पर ही खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो चुका है। हालांकि इस अत्यावश्यकता के क्षण में माउंटेन एक्लिप्स किंग के प्रदर्शन का सामना करते हुए उसे देर से एहसास हुआ कि इस कौशल का उपयोग कुछ परिस्थितियों में अत्यंत तीव्र पुनर्प्राप्ति के साधन के रूप में किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से दुश्मन को चौंका सकता है। हम दोबारा प्रविष्टियां निकाल सकते हैं और इसमें एक साथ 3 ड्रॉ होते हैं। हालांकि टिकट निकालने का समय आने पर आनबाई कुछ हद तक असमंजस में थे। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें विकास से संबंधित कुछ शर्तें मिलेंगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने विकास की 2 स्तर की क्षमता खो दी है। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस बात को स्वीकार कर लिया। सब कुछ तो नहीं मिल सकता और आगे सुधार के कई अवसर मिलेंगे। 3 प्रयासों के बाद फिलहाल एक सुनहरा प्रतीक चिन्ह प्राप्त हो रहा है। ड्रॉ सफल रहा। बधाई हो, आपने स्वर्णिम कौशल के ये पौराणिक गुण प्राप्त कर लिए हैं, उन्मूलन, सत्य और जादूगर राजा। 2 हरी प्रविष्टियां पाई गईं। पुरस्कार जीतने का एक अतिरिक्त मौका दिया जा रहा है। ड्रॉ जारी है। ड्रॉ सफल रहा। आपको स्वर्णिम कौशल प्रत्यय भेद्यता प्राप्त करने पर बधाई। ऐसा लगता है कि पुनरावृत्ति की संभावना कम नहीं है। ये तीसरी बार है जब मुझे एक ही शब्द बार बार देखने को मिला है। वास्तविक क्षति और भेद्यता को समझना आसान है, लेकिन फायरबॉल पर पहले से ही वास्तविक क्षति लागू है, इसलिए फायरबॉल पर भेद्यता भी लागू होनी चाहिए। ये दुश्मनों को भेद्यता प्रदान करने और बाद में होने वाली क्षति को बढ़ाने में सक्षम होनी चाहिए। उन्मूलन और धर्मराजा की उपाधि एक पदवी प्रतीत होती है। शायद फायरबॉल मंत्र में जोड़े जाने के बाद यह एक निश्चित स्तर का फायरबॉल मंत्र बन जाएगा, जिसका उपयोग केवल धर्मराजा स्तर का जादूगर ही कर सकता है। हालांकि इस अतिरिक्त शब्द के बिना भी मेरा फायरबॉल मंत्र निषिद्ध फायरबॉल मंत्र से कम शक्तिशाली नहीं है, और जैसे जैसे मैं इसमें सुधार करूंगा ये और भी शक्तिशाली होता जाएगा। यदि हम धर्मराजा विशेषता को निष्क्रिय विकास स्टेट को सौंपते हैं तो क्या इससे धर्मराजा स्तर का विकास प्राप्त होगा? कुछ देर सोचने के बाद अनबाई ने तुरंत एक निर्णय लिया। कमजोर फायरबॉल पर लागू होता है। धर्मराजा धर्मगुरुओं का परिचय देते हैं। जहां तक बार बार दोहराए जाने वाले सत्य की बात है, मैंने अचानक ही इसे बुनियादी मूल्यांकन कौशल को देने का फैसला किया, जो कि पहले से ही एक मानक कौशल है। आखिरी विवरण को हटाने के बारे में एनबाई को अभी तक ये पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए उसने इसे सीधे फायरबॉल को दे दिया, ये सोचते हुए कि अधिक कौशल होना हमेशा अच्छा होता है। प्रविष्टि सफलतापूर्वक लोड हो गई। फायरबॉल विवरण उपलब्ध नहीं। भेद्यता हमले दुश्मनों को भेद्यता प्रदान करते हैं, जिससे प्राप्त क्षति 50% बढ़ जाती है और यह प्रभाव अधिकतम 10 बार तक बना रहता है। हटाना लक्ष्य पर प्रहार करते ही उससे सभी बफ हटा दिए जाते हैं। मैच बिगिनर धर्मराजा प्रत्येक स्तर बढ़ने के साथ स्पिरिट पावर में अतिरिक्त 10% की वृद्धि होती है और मैच एप्टीट्यूड में 0.3 की वृद्धि होती है। बुनियादी प्रमाणीकरण तकनीक प्रामाणिक छिपी हुई सामग्री सहित सभी जानकारी की पहचान करने में सक्षम। फुफकार इस प्रवेश के प्रभाव को देखकर आनबाई की सांसें थम गईं। फायरबॉल स्पेल की शक्ति में एक बार फिर काफ़ी वृद्धि हुई और उसे ये भी एहसास हुआ कि उन्मूलन का अर्थ है कि यह प्रतिद्वंदी के सभी बफ्स को हटा सकता है। एक बार स्पेल का प्रयोग हो जाने पर चाहे कोई भी बफ्स मौजूद हों, वे समाप्त हो जाएंगे। हालांकि वास्तव में ये सबसे पारंपरिक सुधार है। अनबाई को सबसे ज़्यादा आश्चर्य धर्मराजा की उन्नति देखकर हुआ। क्या इससे योग्यता में भी सुधार हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये लगभग एक ऐसा गुण है जो जन्म से ही निर्धारित होता है। भले ही इसमें सुधार संभव हो, लेकिन मामूली सुधार के लिए दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 0.3 की तो बात ही छोड़िए, 0.1 का सुधार भी बेहद मुश्किल है। और वह न केवल बेहतर हो सकता है, बल्कि हर अपग्रेड के साथ और भी बेहतर हो सकता है।
प्रत्येक स्तर पर योग्यता में 3 अंक की वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है कि उसकी योग्यता मुश्किल से पास होने लायक 3.1 से बढ़कर 6.1 हो गई है, जिससे वह इस पेशे में विकसित करने योग्य मध्यम स्तर की प्रतिभा बन गया है। अगर आप 10 और लेवल पार कर लेते हैं तो आप एक जीनियस को भी टक्कर दे सकते हैं और 9 या उससे अधिक का स्कोर हासिल कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा योग्यता स्कोर 10 से ऊपर जाएगा और इसमें सुधार जारी रहेगा। एनबाई भी कुछ हद तक इसके लिए उत्सुक थी। अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति को अपने पेशे की सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिलता है। हालांकि वह अभी केवल एक बुनियादी जादूगर है, लेकिन अगले स्तर पर पहुंचने पर उसकी योग्यता में बदलाव आने पर उसका पेशा भी बदल सकता है। शब्दावली प्रणाली के बावजूद पेशे वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हालांकि यदि आप अपने करियर और बुनियादी विकास गुणों में सुधार कर सकते हैं तो यह आपकी भविष्य की विकास क्षमता में बहुत मदद करेगा। मूल्यांकन कौशल में अंतिम सुधार के संबंध में अनबाई ने अचानक ऊपर उस गार्ड की ओर देखा जो चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। नाम लीदा, स्तर 100%, वर्तमान में इसी स्तर पर अटका हुआ हूँ। श्रेणी द्वितीय स्तर का योद्धा, तलवार और ढाल वाला योद्धा। विशेषताएं शारीरिक क्षमता 750, निपुणता 550, आत्मशक्ति 180। उपकरण पेट्रोल गार्ड सेट हरा। पेशेवर कौशल शील्ड बैश लेवल 10, डिफेंसिव काउंटरअटैक लेवल 7, अपरकट लेवल 10, स्लैम लेवल 8। अन्य कौशल बुनियादी मूल्यांकन स्तर 10, अटूट इच्छाशक्ति स्तर 3, सैन्य युद्ध स्तर 10, सहयोगात्मक युद्ध स्तर 10। आप अपनी इच्छानुसार अन्य पहचान संबंधी विवरण जोड़ सकते हैं। आयु पहचान, ऊंचाई, स्वास्थ्य, हृदय गति, जातीयता, लंबाई, कठोरता, सहनशक्ति, कंकाल, त्वचा, चेहरे की विशेषताएं, मानव शरीर, रवैया, कमजोरी। अहम नौजवान, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? वैसे अगर आप तैयार हैं भाई, तो मेरा सुझाव है कि हम पहले शहर वापस चलें। मुझे इसकी सूचना शहर की रक्षा टीम को देनी है। क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं उन्हें बता दूं कि यह सब आपने संभाला था? लीदा नाम का गार्ड थोड़ा हैरान था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अनबाई अचानक उसे क्यों घूर रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर का उसे ऊपर से नीचे तक देखना, बीच बीच में सिर हिलाना और आहें भरना भी उसे पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास जाने की याद दिला रहा था, जब डॉक्टर ने उसे ठीक उसी तरह देखा था। अरे कोई बात नहीं, वैसे आपका नाम लीदा है ना? चलिए फिर शहर चलते हैं। अनबाई ने हाथ हिलाया और हंस पड़ा। ये कौशल तो उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक अद्भुत है। विशिष्ट व्यवसायों, विशिष्ट गुणों, विशिष्ट कौशलों आदि की पहचान की जा सकती है। कुछ हिस्से इतने बारीक थे कि उन्हें देखकर वह चकित रह गया। यह एक्सरे दृष्टि से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मूल रूप से आप दूसरे व्यक्ति के जिस भी हिस्से पर आपकी नज़र पड़ती है उसके बारे में जानकारी देना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी हैं जिन्हें अनबाई उपयोगी मानता है, जैसे कि रवैया और कमजोरी। रवैया मित्रता 8, शत्रुता 0, हत्या का इरादा 0। कमजोरी बाएं हाथ की हड्डियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे उपयोगकर्ता पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इस हिस्से पर भारी प्रहार किए जा सकते हैं। लीदा में उन्हें यही बात दिखी और इसीलिए उन्होंने लीदा की दयालुता का प्रतिफल दिया। किसी के रवैये से सीधे तौर पर पता चल सकता है कि कौन मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण है या यहाँ तक कि कौन मुझे जान से मारना चाहता है, इसलिए मैं पहले हमला कर सकता हूँ। कमजोरियों के बारे में जानकारी मुझे युद्ध में आसानी से बढ़त हासिल करने और यहाँ तक कि आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। एनबाई ने देखा कि उसे इस यात्रा से पहले ही पर्याप्त लाभ मिल चुका है, इसलिए उसने अब और जंगल में रहने की योजना नहीं बनाई। इसके अलावा माउंटेन एक्लिप्स किंग के प्रक्षेपण के साथ युद्ध ने अनबाई को भीषण युद्ध के कारण होने वाली अत्यधिक थकान का गहरा एहसास कराया था। इस तरह की मानसिक थकान को स्तर बढ़ाने से दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए पर्याप्त आराम करना आवश्यक है। इसलिए वह और लीदा एक साथ शहर लौट आए। इस दौरान चेंगडोंग सैन्य क्षेत्र लिन किंगशान, जो अपने आदमियों के साथ अनबाई की तलाश में अभी अभी पहुंचा था, ने चेंगडोंग सैन्य क्षेत्र के प्रमुख ली शान से कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त की। लिन युआन पंथ के सदस्यों को खुले में देखा गया है। वे पूर्वी जंगल में पर्वत भक्षक राजा की छवि को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तुरंत शांगजियांग शहर, लिनजियांग शहर, डोंगजियांग शहर और जुसिन शहर को अलर्ट और बचाव नोटिस जारी करने चाहिए और उनके गैरिसन विशेषज्ञों को जल्द से जल्द आकर हमसे जुड़ने का आदेश देना चाहिए। इस संदेश को 7वें सैन्य क्षेत्र में भेजें और साथ ही निकटतम होली फीनिक्स अकादमी, बेइडर अकादमी और ग्रेट जिया अकादमी से बचाव का अनुरोध करें। साथ ही शिक्षक लिन, आप फोर सैंड्स अकादमी में शिक्षक हैं, है ना? कृपया अपनी अकादमी को भी इस खबर की सूचना दें। यदि संभव हो तो उन्हें भी सूचित करना सबसे अच्छा होगा। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। शहर के सभी रक्षा सैनिकों को सूचित करें कि वे शहर की रक्षात्मक संरचना को पूरी शक्ति से सक्रिय करने के लिए तैयार रहें।
यदि स्थिति निराशाजनक साबित होती है तो हमें नागरिकों को भागने के लिए और समय देना होगा। जब कप्तान ली शान ने लिन किंगशान और कई अन्य प्रमुख अधिकारियों को आते देखा तो उन्होंने मामले को छिपाने की कोशिश नहीं की और सीधे बात की। वहां मौजूद सभी लोग ग्रहण राजा के प्रक्षेपण से उत्पन्न खतरों से अवगत थे। अगर इस पर ठीक से काबू नहीं पाया गया तो पूरा शहर या यहां तक कि आसपास के कस्बे भी नष्ट हो सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से विश्वभर में ग्रहण राजा के अवतरित होने के 4 उदाहरण हैं, जिनमें से एक दिव्य शेखान साम्राज्य के भीतर घटित हुआ था। उस घटना से हुए नुकसान का अनुमान लगाना असंभव था और मरने वालों की संख्या लाखों तक पहुंच गई थी। ग्रहण का राजा, पीछे चल रहे प्रधानाचार्य भी भयभीत दिख रहे थे। वापस जाओ और शांगजियांग शहर छोड़ने के लिए छात्रों को संगठित करने की तैयारी करो। हमें शहर छोड़ने और भागने के लिए तैयार रहना चाहिए, लिन किंगशान ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने भी उस विपत्ति का अनुभव किया था और जानते थे कि इस समय निर्णायकता आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण शक्तियों की रक्षा करके ही हम भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसी क्षण ली शान के कम्युनिकेटर की घंटी बजी। बड़ा भाई, हे भगवान, क्या तुम्हें पता भी है? एक्लिप्स किंग का प्रोजेक्शन गायब हो गया है। अचानक हुई चीख से ली शान कुछ देर के लिए चौंक गया। तभी ली शान ने अचानक कम्युनिकेटर छीन लिया और चिल्लाया, तुरंत अपनी स्थिति की रिपोर्ट करें। टीम 3 के बाकी सदस्य लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि आप अनबाई नाम की एक छात्रा को बचाने के लिए टीम छोड़कर गए थे, क्या ये सही है? दूसरी ओर ली दा अभी भी बेहद उत्साहित थी। भाई, मैं और अनबाई दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम वापस शहर जा रहे हैं। इसके अलावा अनबाई भाइयों की मदद से ग्रहण राजा के आगमन का संकट सफलतापूर्वक हल हो गया। हालांकि ली दा बहुत उत्साहित था, फिर भी उसने युद्ध की स्थिति की रिपोर्ट एक एक करके दी। बार बार पूछताछ के बाद ली शान ने आखिरकार पुष्टि की कि ग्रहण राजा नहीं आएगा। पुकारना, यहाँ तक कि वह भी राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, विश्वविद्यालय से बचाव के लिए आवेदन करने की अधिसूचना रद्द कर दें, लेकिन हमें शांगजियांग शहर और डोंगजियांग शहर में सतर्कता बनाए रखनी होगी और किसी भी समय आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। लीदा द्वारा भेजे गए निर्देशांकों पर टीम 2 और टीम 4 को भेजो ताकि वे स्थिति की जांच और पुष्टि कर सकें। आदेश देने के बाद वह फिर से कम्युनिकेटर की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार उसका लहजा पहले जैसा जल्दबाजी वाला नहीं था। लीदा, जब तुम ड्यूटी पर हो तो मुझे कप्तान कहकर बुलाना। साथ ही हमें अनबाई की रक्षा करनी होगी और उसे वापस शिविर तक पहुंचाना होगा। लगभग आधे घंटे बाद खुफिया जानकारी जुटाने के प्रभारी व्यक्ति ने अंततः पुष्ट जानकारी वापस ला दी। इसी बीच अनबाई और लीदा पूर्वी शहर सैन्य क्षेत्र में लौट आए। ग्रहण राजा को बुलाए जाने का कोई खतरा नहीं होने की एक बार फिर पुष्टि करने के बाद ली शान ने अंततः पूरी तरह से राहत महसूस की और पूरे शहर में उच्चतम स्तर की चेतावनी रद्द कर दी। हालांकि यह ज्ञात था कि अलार्म की यह अचानक लहर शहर के निवासियों के बीच अराजकता पैदा कर सकती है, लेकिन शहर के पूरी तरह से नष्ट हो जाने से तो अराजकता बेहतर है। जहां तक विशिष्ट विवरणों की बात है, सेना का इरादा उन्हें जनता के सामने प्रकट करने का नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि यह नागरिकों को सतर्क रखने और संभावित खतरों के लिए तैयार रखने के लिए एक अस्थायी अभ्यास था। लिन किंगशान को केवल यही प्रारंभिक सूचना मिली थी कि अनबाई की सहायता से ग्रहण राजा के प्रक्षेपण का संकट हल हो गया था। तीनों प्रधानाचार्यों को यह उम्मीद नहीं थी कि शहर को नष्ट करने का यह तथाकथित संकट वास्तविकता से कहीं अधिक हास्यास्पद साबित होगा। संदेश मिलने से लेकर अलर्ट हटाने तक 1 घंटे से भी कम समय लगा। बात इतनी बढ़ गई कि उन सभी को लगा कि सेना तिल का ताड़ बना रही है या फिर खुफिया जानकारी भेजने में कोई गलती हो गई है। मुझे इतनी जल्दी खतरे की आशंका दूर होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अनबाई का जंगल में लिन युआन पंथ के सदस्यों से सामना हुआ और फिर उन्होंने गश्ती दल के साथ मिलकर उन सदस्यों से निपटा जो ग्रहण राजा की छवि को बुलाना चाहते थे। हाँ, आखिरकार अगर ग्रहण राजा की छवि को वास्तव में सफलतापूर्वक बुलाया गया है, भले ही वह केवल पहले स्तर पर ही क्यों न हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह संभाल सके। लिन किंगशान ने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला जिससे वहां मौजूद सभी लोग सहमत थे। फिर भी अनबाई अविश्वसनीय रूप से बहादुर और साधन संपन्न हैं, उन्होंने वास्तव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रिंसिपल झांग, आपने लगभग एक होनहार युवा प्रतिभा को एक अवसर से वंचित कर दिया था। ये सुनकर झांग गाओहाई के चेहरे पर कुछ नाराजगी के भाव आ गए। अपने स्कूल के किसी छात्र द्वारा इतनी सराहनीय उपलब्धि हासिल करने पर गर्व महसूस करने के बजाय उन्हें बिल्कुल भी गर्व नहीं था। इसके विपरीत उसे लगता था कि बार बार फटकार सुनने और शर्मिंदगी झेलने का सारा कारण अनबाई ही थी। इसके अलावा शुई लैन हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने पहले ही सिफारिश के लिए स्लॉट आवंटित कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि भले ही दूसरा पक्ष मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करे, इसे शुई लैन हाई स्कूल के पक्ष में गिना जाएगा, न कि उनके नंबर 1 हाई स्कूल के पक्ष में। झांग गाओहाई ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस गुनगुनाता रहा।
इसके विपरीत शुई लैन हाई स्कूल के प्रधानाचार्य लैन कियू की आंखें और भी चमक उठीं। वे मन ही मन इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि उन्हें मानो सोने की खान मिल गई हो। वे आगे बढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। एनबाई ने वास्तव में मेरे द्वारा दिए गए आंतरिक अनुशंसा कोटे को पूरा किया है। दूसरी ओर प्रधानाचार्य झांग, आपको वापस जाकर यह जांच करनी चाहिए कि क्या आपके विद्यालय के योग्यता मूल्यांकन उपकरण पुराने और अनुपयोगी तो नहीं हैं। तभी एक पहरेदार आनबाई को भी यहाँ लेकर आया। हेलो प्रिंसिपल झांग, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? आनबाई ने कुछ उलझन में पूछा। प्रधानाचार्य मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने क्यों आए? परिणाम। दूसरे पक्ष ने बस ठंडे लहजे में जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। एनबाई कुछ असमंजस में था, इसलिए उसने अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग किया और डेटा बिंदुओं में से एक की जांच की। रवैया उदासीनता 8, शत्रुता 3, हत्या का इरादा 0। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चल रहा है? क्या मैंने प्रधानाचार्य को नाराज किया? आप आनबाई ही होंगे, है ना? मैं लिन किंगशान हूँ, फोर्स साइंस अकेडमी का एक शिक्षक। इसी क्षण लिन किंगशान उत्साहपूर्वक चलकर आनबाई को समझाने के लिए आगे बढ़ीं। मुझे अभी अभी कैप्टन ली से पता चला कि आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। खैर, इस तरह के काम की सराहना और पुरस्कार मिलना ही चाहिए। मैं महान वीर अकादमी की ओर से आपकी तरफ से इस मामले को सेना के समक्ष रखूंगा। एक और बात है, शुई लैन हाई स्कूल के प्रिंसिपल आपको आंतरिक रेफरल मूल्यांकन में जगह देने के लिए तैयार हैं। क्या आप व्यक्तिगत रूप से इस आंतरिक रेफरल मूल्यांकन में भाग लेने के इच्छुक होंगे? आंतरिक रेफरल मूल्यांकन। लिन किंगशान और लैन कियू द्वारा आगे की व्याख्या के बाद आनबाई को अंततः समझ में आ गया कि ये प्रधानाचार्य उससे मिलने क्यों आए थे। साथ ही ये पहली बार था जब उन्होंने सुना था कि मुख्य परीक्षा से पहले एक प्रारंभिक आंतरिक रेफरल मूल्यांकन होता है। बेशक, चाहे आप आंतरिक रेफरल मूल्यांकन में भाग लें या न लें, अंततः आपको एकीकृत अंतिम परीक्षा देनी ही होगी। हालांकि यदि आप आंतरिक रेफरल मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको अंतिम परीक्षा के केवल अंतिम कुछ भाग ही देने होंगे और आपको पहले के भागों के लिए पूरे अंक मिलेंगे। आखिरकार इस संयुक्त जांच के परिणाम जनता को स्पष्टीकरण देने के लिए ही तो हैं। जहां तक आपकी बात है, आंतरिक रेफरल मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के बाद आप सीधे उस उच्च शिक्षा संस्थान को चुनने के योग्य हो जाएंगे जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप दोनों मूल्यांकनों में अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं तो आप एक ही समय में 2 पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त परीक्षा के लिए मिलने वाले पुरस्कारों को छोड़ दे तो शीर्ष 3 आंतरिक रेफरल के लिए मिलने वाले पुरस्कार भी बहुत उदार हैं। लिन किंगशान ने मूल्यांकन के बारे में विस्तार से सब कुछ समझाया। हालांकि अनबाई ने सीधे तौर पर सहमति नहीं दी, लेकिन वे मूल रूप से इसके लिए प्रलोभित थे। आखिरकार मैंने शुरू में कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने और आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय जाने की योजना बनाई थी। इसके अलावा कुछ ज्ञान वास्तव में विश्वविद्यालय जाने पर ही बेहतर ढंग से समझ में आता है। उदाहरण के तौर पर लिन युआन पंत को ही ले लीजिए, जिसका सामना हमें इस बार खुले में हुआ। खैर, मुझे लगता है कि मैं बस भाग्यशाली था। अन्यथा क्या होगा यदि उसका सामना लिन युआन पंत के किसी उच्च स्तरीय अनुयायी से हो जाए, या क्या होगा यदि उनके पास ग्रहण राजा की शक्ति का सीधे उपयोग करके प्रतिरोध करने का कोई और चमत्कारी तरीका हो। यह एक ईश्वर स्तरीय इकाई की शक्ति है, इसका एक छोटा सा अंश भी सहन करना मेरी क्षमता से परे है। कुछ खतरों से बचने के लिए आपको ऐसा करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि दूसरा पक्ष खतरनाक है। ठीक है, मैं इस मूल्यांकन में भाग लूंगा। एनबाई की बातें सुनकर लिन किंगशान ने थोड़ी उम्मीद के साथ सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन आपके प्रिंसिपल झांग ने आपके दस्तावेज पहले से तैयार नहीं किए थे। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपको अभी संक्षेप में प्रक्रिया समझा दूं ताकि हम जल्दी से पंजीकरण कर सकें? स्वाभाविक रूप से एनबाई इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। जरूर, बहुत बढ़िया। लिन किंगशान को आनबाई की स्पष्टवादिता से अच्छा लगा और उन्होंने आगे पूछा, आनबाई, बस पुष्टि के लिए, उस समय आपका योग्यता स्कोर वास्तव में केवल 3.1 था, है ना? हाँ, एनबाई ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आपका पेशा बुनियादी जादू में मंत्र प्रशिक्षु है और आप अब 12वें स्तर पर हैं, है ना? इस समय आनबाई ने अपना सिर हिलाया और अपनी क्षमता दिखाने की पहल की। टीचर लिन, मैं 2016 बैच का छात्र हूँ। वूश, ये सुनकर वहां मौजूद कई लोगों ने एक साथ अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 16, ये कैसे मुमकिन है? नौकरी बदले हुए तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। झांग गावहाई की सांसें तेज हो गईं। 1 मिनट रुको, झाओ जिकिन ने कहा था कि तुम सिर्फ लेवल 12 पर हो। क्या तुमने एक ही रात में 4 बार लेवल बढ़ा लिया? पहले तो लैन कियू को आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। आखिरकार ये जगह तो उसी ने दी थी। आनबाई जितनी ताकतवर होगी, लोगों को परखने में उतनी ही माहिर होगी। जहां तक नंबर 2 मिडिल स्कूल के प्रधानाचार्य की बात है, वे तो अवाक रह गए।
उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे पूरे समय लापरवाही बरतते रहे हों और उन्होंने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नंबर 2 मिडिल स्कूल इस साल कक्षा में सबसे निचले पायदान पर रहेगा। लिन किंगशान भी कुछ देर के लिए हैरान रह गया, फिर संभल कर बोला, ठीक है, हालांकि मुझे कुछ संदेह हैं। ये संभव है कि परीक्षण उपकरण खराब था और आपकी वास्तविक योग्यताओं का पता नहीं लगा सका, या फिर इसकी संभावना बेहद कम है। उदाहरण के लिए, क्या आप में किसी प्रकार की अनूठी प्रतिभा जागृत हुई है? प्रतिभा? ये सवाल सुनकर आन बाई अचंभित रह गया। हाँ, ये लाखों में एक दुर्लभ स्थिति है। कुछ लोगों को नौकरी बदलने पर अद्वितीय क्षमताएं प्राप्त होती हैं और इन क्षमताओं का पता नहीं लगाया जा सकता है। बेशक, आपको इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपको सच में यह है, तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। जब लिन किंगशान ने प्रतिभा शब्द का जिक्र किया, तो आन बाई कुछ हद तक हैरान रह गया, जबकि झांग गाओहाई का चेहरा और भी अप्रिय हो गया। अद्वितीय प्रतिभाएं प्राप्त करने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कभी कभी तो ये घटना शताब्दी में एक बार ही देखने को मिलती है। अगर मेरे सामने बैठे इस छात्र में वाकई प्रतिभा है, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने तिल का दाना तो उठा लिया, लेकिन तरबूज खो दिया। उन्होंने एक प्रतिभाशाली पेशेवर को छोड़कर एक घटिया किस्म के योद्धा को चुन लिया। अनबाई ने अवचेतन रूप से विचारमग्न भाव प्रकट किया। क्या ये प्रणाली मेरी प्रतिभा का आकलन स्वयं करती है, या शायद इस प्रणाली के कारण ही मैं इससे बंधा हुआ महसूस करता हूं क्योंकि यह एक प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है? कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आनबाई के चेहरे के भाव देखकर अनुभवी लिन किंगशान को मूल रूप से पता चल गया था कि क्या हो रहा है। अपनी अनूठी प्रतिभाओं को जागृत करके ही वे इतना असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतिभा की अनिश्चितता के कारण इसे पहचानने का कोई तरीका नहीं है। हम जानते हैं कि प्रतिभा का अस्तित्व है क्योंकि इतिहास में 3 व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिभा की घोषणा करने का विकल्प चुना, जिससे दुनिया को पता चला कि प्रतिभा जैसी कोई चीज़ मौजूद है। बेशक, अगर हम इसका पता नहीं लगा पाते हैं, तो हम आमतौर पर इसे ऐसे मानते हैं जैसे यह मौजूद ही नहीं है, और आपके लिए कोई अतिरिक्त बदलाव किए बिना सभी आकलन सामान्य रूप से आगे बढ़ेंगे। हम आपकी स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे और फिर तदनुसार मूल्यांकन प्रदान करेंगे। लिन किंगशान के शब्दों से आन बाई को कुछ हद तक तसल्ली मिली। शुरू में उसे थोड़ी चिंता थी कि अगर उसने जादू के प्रशिक्षु के रूप में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसे शोध या किसी अन्य काम के लिए बुलाया जा सकता है। अब जब मुझे पता चल गया है कि प्रतिभा जैसी कोई चीज़ होती है, तो मैं अपनी प्रणाली को ही एक प्रतिभा मानूंगा। इस तरह उपयोग के किसी भी तरीके को उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, हमें स्थिति की बुनियादी समझ हो गई है। अब आप वापस जाकर आराम कर सकते हैं। आज आपके साथ जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए आंतरिक रेफरल मूल्यांकन को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। आप शहर के पूर्व में स्थित कालकोठरी में जाकर मिल सकते हैं। वैसे, जब आप कार्यक्रम स्थल पर जाएं, तो आपको एक्वा ब्लू हाई स्कूल से अपनी संबद्धता की जानकारी देनी होगी, समझे? आनबाई को कुछ आभास हुआ और उसने झांग गाओहाई की ओर देखा। वाकई, प्रधानाचार्य की निगाहें उसी की ओर थीं, और उसके प्रति उनकी शत्रुता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। छोड़ो भी, मुझे नहीं पता इस बूढ़े प्रिंसिपल में क्या खराबी है। खैर, मूल्यांकन के बाद मैं हाई स्कूल छोड़ दूंगा, इसलिए इस बूढ़े आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। समझ गया, तो मैं कल आपको परेशान करूंगा, प्रधानाचार्य लैन। आनबाई ने लैन कियू को सीधे अभिवादन किया। एनबाई पहले घर गया और अपनी इमारत के पास ही भरपेट भोजन किया। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने पोषक तत्वों से भरपूर आहार और बारबेक्यू किए हुए मांस पर भरोसा किया, फिर भी मुझे ताज़ा तले हुए गर्मागर्म व्यंजन अधिक सुकून देने वाले लगते हैं। घर लौटने और नहाने धोने के बाद मैंने ध्यान करने का विचार छोड़ दिया और अच्छी नींद के लिए अपना सिर तकिए पर पटक दिया। जब मैं जागा, तब तक अगली सुबह के काफ़ी दिन हो चुके थे। अनबाई ने न तो कालकोठरियों का संचालन जारी रखा और न ही सुबह शहर छोड़ा। इसके बजाय कालकोठरी के लॉबी में जाने से पहले ट्रेडिंग पोस्ट पर जाएं। वह कई और ढाल वाले हथियार खरीदने और उन्हें ऑब्जेक्ट शील्ड कौशल से जोड़ने की योजना बना रहा है। मुझे लेवल 10 और लेवल 15 की स्किल बुक्स भी खरीदनी चाहिए। ये दोनों विशेष कौशल स्लॉट फिलहाल खाली हैं। 7वां सैन्य क्षेत्र। यहाँ एक कस्बा है जिसका आकार शांगजियांग शहर के आकार का लगभग 1/3 है। लेकिन वास्तव में, ये पूरी तरह से सेना द्वारा निर्मित एक विशाल सैन्य शिविर था। शर्लिट के 13 जिलों में से प्रत्येक में उनकी सुरक्षा के लिए एक शहर जैसा सैन्य शिविर तैनात है। प्रत्येक जिले में उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग संख्या में शहर शामिल होते हैं, जिनकी संख्या 3 या 4 शहरों से लेकर दर्जनों तक हो सकती है। इस जिले के सभी कस्बों की रक्षा करने के अलावा वे उच्च शिक्षा संस्थानों की तरह ही दरार के प्रवेश द्वारों में से एक को भी बंद कर देते हैं। इसके अलावा सैन्य क्षेत्र द्वारा संरक्षित दरारें रसातल की दुनिया से जुड़ती हैं, जो बेहद खतरनाक युद्ध क्षेत्र है जहां अत्यंत भयंकर लड़ाई होती है।
शांगगुजी, 7वें सैन्य क्षेत्र के नेता। उसने मेज पर रखी रिपोर्ट को देखा, उसके चेहरे के भाव कभी प्रसन्न तो कभी उदास हो रहे थे। लिंग युआन संप्रदाय के लोग, ग्रहण राजा के प्रक्षेपण को बुलाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ग्रहण राजा की छवि को बुलाना इतना आसान है? शांगगुजी गुस्से में हंसते हुए प्रतीत हो रहे थे। ग्रहण राजा के अंतिम प्रक्षेपण के दौरान घटी आपदा में उन्होंने स्वयं भाग लिया था। चारों ओर उड़ते खून और मांस से भयावह परिणाम स्पष्ट थे। उस समय तो 10 से भी अधिक स्तर 100 के विशेषज्ञ मारे गए थे। लेकिन महोदय, हमने मनोविश्लेषक के माध्यम से लीदा की मानसिक स्थिति की जांच पहले ही कर ली है और उनकी दृश्य स्मृतियों के माध्यम से उस दृश्य को देख लिया है। ये वास्तव में एक सफल प्रयास था और इसका निपटारा उस नौसिखिए पेशेवर ने किया। पास ही खड़ा एक युवा सहायक, जो अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को देख रहा था, बोला। शांगगुजी ने स्थिति से इनकार नहीं किया, उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उस नए पेशेवर का जिक्र नहीं किया था। दरअसल ग्रहण राजा का ये प्रक्षेपण मात्र एक छलावा है। ये केवल एक अपूर्ण प्रक्षेपण को ही प्रकट करता है, जो अधिकतम लगभग 10वें स्तर तक ही विकसित हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को डराना है। हालांकि फिर भी यह ऐसा काम नहीं है जो 1 या 2 दिन में हो सके। केवल विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों और मानव मांस और रक्त को तैयार करने में ही सीव में रहने वाले उन काले वस्त्रधारी चूहों को कई साल या 1 दशक भी लग सकता है। अब सबसे गंभीर समस्या यह है कि शांगजियांग शहर में, या बल्कि हमारे 7वें जिले में, लिंग युआन संप्रदाय का कोई मुखबिर हो सकता है। नहीं तो वे हमारी नाक के नीचे ऐसा कैसे कर सकते थे? अगर यह मामला गलती से उजागर न हुआ होता तो इसके परिणाम अकल्पनीय होते। यहाँ तक कि एक अपूर्ण अनुमान भी शांगजियांग शहर को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होता। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि उनका असली मकसद क्या है। बोलने के बाद शांगगुजी ने 2 उंगलियों से मेज पर थपथपाया, एक पल के लिए रुका और फिर अपने सलाहकार से कहा, मेरे लिए 7वें जिले में सभी छोटे और मध्यम आकार के बलों की गुप्त रूप से गहन जांच करने की व्यवस्था करें। हाल के वर्षों में अचानक उभरी उन छोटी ताकतों पर विशेष ध्यान दें जो अब तक कम सक्रिय रही हैं। जी सर। सहायक ने तुरंत कार्य को नोट कर लिया और फिर अगले विषय पर आगे बढ़ गया। कमांडर, आनबाई नामक उस छात्र ने, हालांकि यह अपूर्ण प्रक्षेपण शहर को नष्ट करने का कोई वास्तविक खतरा नहीं पैदा करता है, फिर भी क्या हमें उसके कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? फोर्स साइंस अकादमी के कप्तान लीदा और शिक्षक लिन किंगशान ने भी इस संबंध में हमें पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया है। आनबाई का नाम सुनते ही शांगगुजी के चेहरे पर छाई उदासी आखिरकार दूर हो गई और उसकी जगह थोड़ी राहत का भाव आ गया। मैंने सुना है कि शांगजियांग शहर में आज आंतरिक परीक्षण मूल्यांकन हो रहा है। आज मेरी वहाँ एक मीटिंग है, इसलिए मैं जाकर देख लूँगा। व्यापारिक घराना। एनबाई ने सबसे पहले अपने घेरे में जमा सभी सामग्री को खाली कर दिया। इसे लगभग 800,000 में बेचा गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा स्थानिक घेरा बहुत छोटा था। उसने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन शहर से बाहर जाने के बाद उसने पाया कि राक्षसों को मारकर सामग्री प्राप्त करना बहुत आसान था, इसलिए वह आसानी से बहुत सारी सामग्री प्राप्त कर सकता था। इनमें से कुछ पत्थर भाई झाओ को वापस लाने और बेचने में मदद करने के लिए दिए गए थे, अन्यथा वह सभी कीमती पर्वतीय आत्मा पत्थरों को अपने थैले में नहीं रख पाता। हे भगवान, 10 घन मीटर के एक स्थानिक वलय की कीमत 30 मिलियन है। अनबाई डर गई थी। वह खुद को अमीर समझकर 8 मिलियन लेकर आया था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कीमत देखकर वह डर गया। भले ही मुझे पता है कि जगह जितनी बड़ी होगी कीमत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, फिर भी ये बहुत डरावना है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो अंगूठी पहले खरीदी थी, जिसका आयतन 1 घन मीटर है, उसकी कीमत केवल 30,000 युआन थी। अंततः आनबाई ने दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को चुना और 500,000 युआन मूल्य के 2-3 घन मीटर के छल्ले खरीदे। इसके अतिरिक्त 1 घन मीटर का एक छल्ला और एक उपकरण छल्ला भी है। उनकी उंगलियों में कई अंगूठियों सहित उनके हाथों के आभूषणों को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने कुछ हद तक एक धनी व्यक्ति की पोशाक पहनी हुई है। अंगूठी जितनी बड़ी होती है उतनी ही महंगी होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्यों के पास केवल 10 उंगलियां होती हैं और इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब इसे पहना जाए। बात यह नहीं है कि जगह सीमित है, बल्कि उंगलियां सीमित हैं, इसलिए एक अंगूठी के लिए जितनी अधिक जगह होगी वह उतनी ही महंगी होगी और साथ ही उसका प्रदर्शन, सुरक्षा, रखरखाव और अन्य पहलू स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे। इसमें ऑटोमेटिक पिकअप इफेक्ट भी है और पिकअप रेंज उस स्थान के आकार के बराबर है। अंगूठी खरीदने के बाद आनबाई ढाल वाले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। हालांकि मुझे यहाँ कोई अच्छी गुणवत्ता वाली ढालें नहीं दिखीं। कुछ देर और खोजबीन करने के बाद मैंने बहुत सारे विकल्प चुनने के बजाय हरे रंग की गुणवत्ता वाली 3 स्टैंडर्ड शील्ड लेवल 15 वस्तुएं ही खरीद लीं। कीमत ज़्यादा नहीं थी, बस 10,000 से थोड़ी ज़्यादा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि योद्धाओं को प्रशिक्षित करना सबसे आसान वर्ग है।
अंततः उन्होंने अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं से संबंधित 2 पुस्तकें खरीदने के लिए $15 लाख खर्च किए। एक की कीमत 500,000 है, दूसरे की 10 लाख। जितना ऊंचा स्तर होगा उतना ही महंगा होगा। ये वास्तव में सबसे धनी पेशों में से एक होने का हकदार है। एक अन्य प्रकार का पेशा मास्टर वर्ग है, जैसे कि समरन या बीस्ट मास्टर, जो कि बहुत अधिक खर्च करने वाले होते हैं। इस बारे में बात करते हुए आनबाई को अचानक याद आया कि भाई झाओ की बहन झाओ जिकिंग भी एक सममना थी। मुझे नहीं पता कि वह अंत में परिपक्व हो पाएगी या नहीं। आनबाई को फिलहाल इस लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ एक बार ही मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग चरणों में हमेशा अलग अलग लक्ष्य होते हैं। नौकरी बदलने से पहले ही वह यौन सुख की अपनी इच्छा पूरी कर चुका था और उसका आनंद भी ले चुका था। अब उसका लक्ष्य बहुत सरल है और अधिक मजबूत बनना, खासकर कल जो हुआ उसके बाद। यदि आप में वह क्षमता नहीं है। कल की घटना लिन युआन संप्रदाय द्वारा निर्मित ग्रहण राजा के एक प्रक्षेपण के साथ आकस्मिक मुठभेड़ में परिणत हुई। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद वे प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे और शहर छोड़कर भागने के लिए विवश हो गए, बेघर हो गए, या फिर पूरे शहर के साथ इस आपदा में मारे जाने का खतरा मंडरा रहा था। एनबाई ऐसा अंजाम नहीं चाहती थी। बिल चुकाने के बाद एनबाई सीधे बगल वाले लाउंज में गया, 2 कौशल पुस्तकें निकाली और उनका प्रयोग स्वयं पर करने लगा। कार्यात्मक कौशल होना सबसे अच्छा होगा। आनबाई ने लेवल 10 स्किल बुक को सक्रिय करते हुए चुपचाप मंत्र का जाप किया। जादूगरों के लिए विशिष्ट बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करना। आपने 3 कौशलों में महारत हासिल कर ली है। कृपया इनमें से किसी एक को चुनकर उसे पूरी तरह से समझें और उसमें निपुणता प्राप्त करें। बेसिक फ्रॉस्ट एरो बर्फ के तत्व को संघनित करके एक तीर बनाता है जिससे हमला होता है। दुश्मन की गति 10% कम हो जाती है और दुश्मनों को जमा देने की 10% संभावना होती है। क्षति 150 जोड़ स्पिरिट का 15% है। अग्नि रोधक वलय उपयोगकर्ता के चारों ओर अग्नि तत्व को संघनित करता है और फटने पर आसपास के दुश्मनों को प्रत्येक एक स्पिरिट पावर पॉइंट के लिए 1 मीटर की दूरी तक धकेल देता है, अधिकतम 100 मीटर तक। बेसिक स्लो लक्ष्य की फुर्ती विशेषता को कम करता है। धीमे प्रभाव वाले मंत्र अधिकांश जादूगरों के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कई मंत्रों की प्रक्षेपण गति धीमी होती है और धीमा प्रभाव हिट दर को बेहतर बना सकता है। हालांकि मेरे आग के गोले टेलीपोर्ट होकर सीधे निशाना लगा सकते हैं, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉस्टबोल्ट एक और आक्रमण कौशल है, इसलिए यह वास्तव में उतना आवश्यक नहीं है। आखिरकार अगर मेरा फायरबॉल स्पेल बहुत करीब आ गया तो मैं खुद को ही चोट पहुंचा लूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यह अग्नि प्रतिरोधक अंगूठी ले लूं। बमबारी करने से पहले दुश्मन को और दूर धकेल दें, इस तरह आपको खुद को या अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं रहेगा। लेवल 10 का कौशल सीखने के बाद एनबाई ने लेवल 15 की कौशल पुस्तक का उपयोग किया। जादूगरों के लिए विशिष्ट बुनियादी कौशलों में महारत हासिल करना। आपने 3 कौशलों में महारत हासिल कर ली है। कृपया इनमें से किसी एक को चुनकर उसे पूरी तरह से समझें और उसमें निपुणता प्राप्त करें। त्वरित ध्यान, आप युद्ध के दौरान भी तुरंत ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। स्थिर रहें और प्रति मिनट अपनी मानसिक ऊर्जा का 1% पुनः प्राप्त करें। बेसिक विंड ब्लेड शामिल नहीं है। बुनियादी रोशनी प्रकाश तत्वों को संघनित करके आसपास के वातावरण को रोशन करता है। यह मृत प्राणियों को अतिरिक्त क्षति पहुंचाता है, जिससे प्रकाशित क्षेत्र के भीतर आत्मा के 0.5% के बराबर 50 जोड़ निरंतर क्षति पहुंचती है। इसका कारण शायद यह है कि मंत्रों के प्रशिक्षुओं के लिए कौशल का भंडार बहुत समृद्ध नहीं है। एनबाई ने देखा कि विंड ब्लेड कौशल फिर से प्रकट हो गया है। हालांकि लेवल 5 पर सीखी गई विंड ब्लेड की शक्ति लेवल 15 पर सीखी गई शक्ति से अलग है, लेकिन वे दोनों बुनियादी कौशल हैं और वास्तव में काफ़ी समान हैं। ये पहले वाली अग्निरोधी अंगूठी से केवल थोड़ी ही अधिक मजबूत है। इसलिए आनबाई ने दूसरे विकल्प को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या मुझे जल्दी से ध्यान करना चाहिए? इससे युद्ध के दौरान स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। हालांकि यह उच्च प्रतिशत रिकवरी है, लेकिन यह प्रति मिनट केवल 1% है। दुश्मन यूं ही बैठकर मेरे ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। इस कौशल का उपयोग मूल रूप से केवल बड़े कालकोठरियों को पार करने के लिए किया जाता है, ताकि बीच में आराम करने का समय न होने पर इसे अस्थायी रूप से उपयोग करने से बचा जा सके। इसके अलावा आपके पास टीम के साथी होने चाहिए, अन्यथा ध्यान की प्रक्रिया आसानी से बाधित हो सकती है। ठीक है, मैं बस एक लाइट स्पेल प्रकाश का मंत्र मांग लूंगा। दरअसल आनबाई को इन तीनों कौशलों में से किसी की भी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। हालांकि चून की कौशल पुस्तिका का पहले ही उपयोग हो चुका है, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आप केवल 3 में से एक को ही चुन सकते हैं। अंत में एक ऐसा पूरक कौशल चुनें जिसका उपयोग आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो और इसे भविष्य में एक निवेश के रूप में मानें। कौन जाने, शायद अगर हम बाद में कुछ उपयुक्त कीवर्ड जोड़ दें तो इससे गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है।
कुछ देर तक ट्रेडिंग पोस्ट पर खोजबीन करने के बाद भी कोई अन्य उपयुक्त उपकरण नहीं मिलने पर इसके बाद अनबाई सीधे कालकोठरी के तहखाने में चला गया। सबसे भीतरी हॉल नंबर 1 सामान्य से कहीं अधिक जीवंत था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक उत्साहित चीख सुनाई दी। इधर आओ भाई बाय। एक छोटी कदकाठी की महिला एक तगड़े चौड़े कंधों वाले व्यक्ति के बगल में खड़ी थी। जी हाँ, ये झाओ भाई बहन हैं। युवा उत्तराधिकारी सी यंग झाओ जिकिंग के बगल में खड़ी थी, लेकिन वह काफ़ी अंतर्मुखी थी। उसने केवल आनबाई की ओर देखा, उससे अभिवादन करने के लिए नज़रें मिलाईं और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। क्या संयोग है, आप सब यहाँ कैसे आ गए? आनबाई ने उन तीनों का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया। ये कैसा संयोग है, हम तो जानबूझकर यहीं आपका इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल लैन ने मुझे बताया कि आपने हमारे शुई लैन हाई स्कूल के नाम पर आंतरिक रेफरल में भाग लिया था, लेकिन आपके पास हमारे स्कूल के किसी भी शिक्षक की संपर्क जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे चिंता थी कि आप मिलने की जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए मैं आपके साथ अंदर जाने से पहले यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। झाओ जिकिन ने गर्मजोशी से आनबाई के पास जाकर स्थिति समझाई और फिर झाओ रुइटियन की ओर इशारा किया। वैसे भाई बाई, मेरे भाई को भी आपसे बात करनी है। उसने आपके लिए ये सारी सामग्री बेच दी है। झाओ जिकिन की उत्साहित चमकती आंखों को देखकर आनबाई ने अनुमान लगाया कि उसने बहुत पैसा कमाया है। सामग्री और उपकरण कुल मिलाकर लगभग 4 मिलियन में बिके और मुझे सीक्रेट रियल्म कोड भी मिला, जिसके लिए मैंने कालकोठरी के साथ 5.5 मिलियन में बातचीत की। इसके अलावा बाद के गुप्त क्षेत्र से होने वाली आय के बंटवारे के बारे में हमने चर्चा की है। हम आपको 30 वर्षों तक हर उस व्यक्ति के लिए 100 युआन देंगे जो एक बार प्रवेश करेगा। हमने गुप्त क्षेत्र से होने वाली बाद की आय में से कुछ भी न लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि आपने ही इसे पूरी तरह से साफ किया था। जैसा कि उम्मीद थी, कीमत लगभग शुरुआती अनुमान के बराबर ही थी। सभी सामग्रियों का कुल मूल्य लगभग 10 मिलियन था। अन्य 3 देशों की सामग्री का मूल्य 1 मिलियन था और शेष 7 मिलियन सामग्री अनबाई की थी। गुप्त क्षेत्र से होने वाली निरंतर आय की बात करें तो 100 युआन कोई बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन असल में यह एक लेवल 15 का डंजन है। शांगजियांग शहर में काफ़ी लोग लेवल 20 पर अटके हुए हैं और इस लेवल के डंजन की उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। हर दिन कम से कम 1 या 200 लोग इस स्तर के तहखानों में सामग्री इकट्ठा करते हैं। इस तरह दैनिक आय स्थिर रूप से 10,000 से 20,000 युआन के बीच हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर अनबाई कुछ भी न करे और आराम करे, तब भी उसे 30 साल तक हर साल कम से कम 3 से 4 मिलियन की आय होती रहेगी। काश शांतिपूर्ण शहरी जीवन में भी ऐसी कोई अच्छी चीज़ मौजूद होती, अनबाई ने धीरे से कहा। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, और एक पेशेवर के लिए ये रकम भी बहुत कम है। अगर वह 10 घन मीटर के उस स्थानिक छल्ले को खरीदना भी चाहता, तो इस गुप्त क्षेत्र से प्राप्त धन का उपयोग करके उसे खरीदने में 7 या 8 साल लग जाते। धन्यवाद भाई झाओ, आप बहुत दयालु हैं भाई आन। अरे अरे अरे, ये कितना अजीब है कि तुम दोनों एक दूसरे को भाई कहते हो। झाओ जिकिंग ने अपनी बड़ी और छोटी आंखों से उन दोनों को घूरते हुए मजाकिया अंदाज में देखा। हालांकि झाओ जिकिंग ने बाद में आनबाई को 10 लाख रुपये दे दिए, क्योंकि कौशल की किताबें खरीदते समय 10 लाख रुपये पहले ही शामिल कर लिए गए थे। इसके बाद झाओ रुइटियन ने धनी युवती सी यंग को उसके कर्ज चुकाने के लिए 10 लाख रुपये दे दिए। फिर भाई बहन दोबारा कंगाल हो गए। मैं कसम खाती हूँ, मैं शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से किसी एक में ज़रूर दाखिला लूँगी। मैं और मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करूँगी और फिर अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाऊँगी। झाओ जिकिंग ने मुट्ठी लहराते हुए चिल्लाकर कहा। छी, पैसे नहीं हैं और फिर भी सम्राट बनने की हिम्मत कर रहे हो, बेवकूफ़। तभी अचानक दरवाजे से एक बेमेल आवाज़ आई। पता चला कि नंबर 1 हाई स्कूल और नंबर 2 हाई स्कूल के छात्र और उनके शिक्षक भी आए हुए थे। जिसने खुलकर अपनी बात रखी, वह स्वाभाविक रूप से झांक की हुई थी, जिसकी जुबान सबसे खराब थी। शुरू में तो मुझे अनबाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि अब जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसका अनबाई के साथ अच्छा संबंध है, तो उसे बेहद घृणा महसूस होती है। उन्हें खासकर यह समझ नहीं आ रहा था कि अनबाई इतनी जल्दी दूसरे स्कूलों की लड़कियों के साथ, और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ, कैसे संबंध बना लेता था। पीछे मुड़कर देखें तो परिस्थिति का फ़ायदा उठाने और देवी लियू रुयान के इतने करीब होने के बावजूद, इतने दिनों तक उन्हें जीतने की कोशिश करने के बाद भी उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है। मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। तुम किसे बेवकूफ़ कह रहे हो? उग्र स्वभाव वाली झाओ जिकिन दूसरों के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और तुरंत कमर पर हाथ रखकर और घूरती आंखों से जवाब देती थी। कहने की ज़रूरत नहीं, गलती तुम्हारी ही है। क्या तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें नहीं बताया? सम्मान बेहद महंगे होते हैं। पहले तो उन्हें चलाने के लिए पैसे चाहिए, फिर उन्हें ताकतवर बनाने के लिए और पैसे चाहिए, और ताकतवर बनने पर ही तुम पैसे कमा सकते हो। तुम्हारे पास तो पहले चरण से ही पैसे नहीं हैं, तो सम्मान खेलने का क्या फ़ायदा?
झांग क्यूई ने गर्व से कक्षा में सीखे ज्ञान का वर्णन किया, मानो वह दूसरों को शिक्षित करने का दयालु प्रयास कर रहा हो। हालांकि झाओ जिकिन ने इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि व्यंग्यात्मक भाव दिखाते हुए और उपहासपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, ओह, तो वो बेवकूफ़ मुझे गाली दे रहा था। ठीक है, मैं उदार हूं और बेवकूफ़ से बहस नहीं करूंगा। भाई बाय, चलो चलते हैं। तुम। इस क्षण झांग क्यूई को उन शब्दों का छिपा हुआ अर्थ समझ में आ गया। हालांकि तब तक झाओ जिकिन पहले ही आन बाय और सी यंग को दोनों तरफ से बाहों से पकड़कर शुइलेन हाई स्कूल के लिए निर्धारित मीटिंग रूम में ले जा चुका था, जिससे उसे अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं मिली और उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे आपसे इस तरह के व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। झाओ जिकिन की प्रतिक्रिया देखकर आन बाई को हंसी आ गई। हालांकि उसे भौंकने वाले कुत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को उन्हें चिढ़ाने या उनके साथ खेलने की कोशिश करते हुए देखना उसे काफ़ी अच्छा लगता है। हे, भाई आन, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरी बहन बचपन से ही ऐसी है। अगर गलती से उसकी तीखी जुबान से आपको ठेस पहुंचती है तो कृपया उसे माफ़ कर दीजिएगा। झाओ रुइटियन ने कुछ शर्मिंदा भाव से अपना सिर खुजाया, क्योंकि उसने सुना था कि बड़े परिवारों के युवा स्वामी बहुत ही सभ्य होते हैं, और उसे उम्मीद थी कि उसकी छोटी बहन इस शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज नहीं करेगी। आंतरिक रेफरल मूल्यांकन की पूर्व संध्या पर तीनों विश्वविद्यालय अपने अपने लाउंज में सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ नंबर 1 हाई स्कूल में झांग गाओहाई स्वयं उन तीनों को लेकर वहां पहुंचे। दरअसल वह दिन भर इसी बात को लेकर परेशान था, अनबाई के मामले की वजह से। वे अपने ही स्कूल के छात्र हैं, लेकिन उन्हें अन्य स्कूलों द्वारा भर्ती किया जा रहा है। अगर वह एक नियमित छात्र होता तो ये ठीक होता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी में असाधारण क्षमता है। हालांकि प्रधानाचार्य झांग गाओहाई जिद्दी प्रतीत होते थे, लेकिन उनके मन में कुछ पश्चाताप भी था। हालांकि ये बहुत कम था और अन्य चीज़ों से जल्दी ही इसका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि उसने इस मामले के परिणामों पर विचार किया था। यदि आनबाई वास्तव में परीक्षा में सफल हो जाता है और अपना नाम कमा लेता है तो यह एक बड़ी सफलता होगी। तब जियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल को अभूतपूर्व आलोचना का सामना करना पड़ेगा। सभी माता पिता ये सवाल करेंगे कि उनका स्कूल इतने अच्छे छात्र को महत्व क्यों नहीं देता। क्या स्कूल में कुछ गड़बड़ चल रही है, या फिर शिक्षकों का निर्णय लेने का तरीका ही खराब है। निष्कर्ष चाहे जो भी हो, इससे अगले साल और आने वाले वर्षों में भी छात्रों की भर्ती में भारी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। नए छात्रों के माता पिता निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर चिंतित होंगे और भविष्य में दूसरे स्कूलों का चयन करेंगे। इस समय प्रधानाचार्य के रूप में उनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है। हम उसे इस तरह उठने नहीं दे सकते। बहुत विचार विमर्श के बाद अंततः प्रधानाचार्य झांग गाओहाई इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अनबाई के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी खोजबीन की। अंततः ये पुष्टि हो गई कि वह महज एक अनाथ था, जिसका कोई पूर्व अनुभव या शक्ति नहीं थी, और भले ही अंत में उसके साथ अन्याय हुआ हो, इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिभा की बात करें तो हाँ, ये तो 100 साल में एक बार होने वाली घटना है, और दुनिया भर में सैकड़ों अरब लोगों में से सिर्फ एक को ही 100 साल में ऐसा मौका मिलता है। और इस अनाथ बच्चे को इतनी बड़ी घटना का सामना करना पड़ा, और ये सब संयोग से मेरे स्कूल में ही हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए झांग गाओहाई ने इस संभावना से साफ इनकार कर दिया। इसके विपरीत, मैंने जिन 3 लोगों को चुना है उनमें लियू रुयान का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। वे पिछले 10 वर्षों के सबसे प्रतिभाशाली छात्र हैं और उनकी जगह लेना असंभव है। लियू युफेई भी 9.0 रेटिंग वाली टियर 3 की हत्यारी है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। हालांकि झांग क्यूई शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, फिर भी वह शांगजियांग शहर के गोल्डन टाइगर गिल्ड से आया था। उसके दादा गोल्डन टाइगर गिल्ड के संस्थापक थे और उसके पिता वर्तमान में इसके नेता थे। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे और गिल्ड का स्थानीय कस्बे में बहुत सारे संसाधनों पर नियंत्रण था। हमारे स्कूल के भी उनके साथ कई सहयोग कार्यक्रम हैं। इस तरह से सोचने पर अगर झांग क्यूई को शुरू से ही नहीं चुना गया होता तो ठीक होता, लेकिन अगर उसे पहले ही चुन लिया गया होता और फिर उसे बदल दिया गया होता तो इससे गोल्डन टाइगर सोसाइटी में भी नाराजगी पैदा होती। तो अंत में झांग गाओहाई को यह एहसास हुआ, जब तक आनबाई को एक ऐसे मोहरे की तरह माना जाता रहेगा जिसे त्याग दिया जा सकता है, तब तक उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानाचार्य जी, मैंने सुना है कि आनबाई 16वें स्तर पर पहुंच चुका है, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल अतार्किक है। उसने ऐसा कैसे किया? सम्मेलन कक्ष में लियू रुयान ने अनजाने में ये प्रश्न पूछ ही लिया। उसने उसे इसलिए दूर धकेल दिया क्योंकि वह अनबाई के पेशे और उसकी क्षमता को कमतर समझती थी और खुद उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करना चाहती थी। पता चला कि दूसरा व्यक्ति हमेशा की तरह अभी भी उस पर हावी है। वह पहले से ही हाई स्कूल के 3 छात्रों में सबसे उच्च रैंक वाली छात्रा थी, लेकिन वह आज सुबह ही 8वें स्तर पर पहुंची है। वह उन चीज़ों का इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाई जिनसे अनुभव अंक बढ़ते थे।
कौन जाने, शायद उसने स्पीड बढ़ाने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल की हो। प्रधानाचार्य के कुछ बोलने से पहले ही झांग क्यूई ने एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ बात काट दी। इसीलिए तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। परीक्षा का विषय वस्तु उसके स्तर के अनुसार ही बनाया गया है, उसका स्तर जितना ऊंचा होगा परीक्षा उतनी ही कठिन होगी। सबसे निचले दर्जे के जादूगर की बात करें तो स्तर जितना ऊंचा होगा उसके और उसी स्तर के राक्षसों के बीच का अंतर उतना ही अधिक होगा। आखिरकार उसके विकास के गुण इतने कम हैं। अगर वह लेवल 5 के अंदर रहता है तो वह उसी लेवल के साधारण राक्षसों से लड़ सकता है, लेकिन अगर वह लेवल 10 से ऊपर है तो एक नौसिखिया जादूगर शायद एक साधारण राक्षस को भी आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा पाएगा। हालांकि लियू रुयान भी झांग क्यूई को कमतर समझती थी, जो उससे कमजोर था, फिर भी वह उसकी बातों से सहमत थी। जब मैं पहली बार अंदर आया तो मैंने आन बाई को उस प्रशिक्षक के बहुत करीब चलते देखा। मुझे लगता है कि वह प्रशिक्षक पर भरोसा करके ही वहां पहुंचा होगा। अपने लिए एक अच्छा कारण मिल जाने के बाद लियू रुयान को राहत महसूस हुई। वह गलत नहीं थी, उसका अस्थायी रूप से आगे निकल जाना निश्चित रूप से केवल बहादुरी का प्रदर्शन था। एक बार जब आप लेवल 16 तक पहुंच जाते हैं, या यहाँ तक कि लेवल 7 या 8 तक भी, तो आप अपने से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा पाएंगे। ठीक है, अनबाई को भूल जाओ, तुम तीनों थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ। झांग गाओहाई ने मेज पर थपथपाया, जिससे उन तीनों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। फिर उसने अपने स्थानिक वलय से 3 गहरे भूरे रंग के छल्ले निकाले। इस बार हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप तीनों शीर्ष 3 में जगह बनाएं। झांग गाओहाई की बातों से उन तीनों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। केवल कुलीन छात्रों के लिए आयोजित आंतरिक रेफरल मूल्यांकन में शीर्ष 3 में स्थान पाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान था। जब आप यह उपकरण पहन लेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, इस क्षण से एक बार जब आप इस उपकरण का चयन कर लेते हैं तो आपको इसका पछतावा नहीं हो सकता। झांग गाओहाई की आवाज़ में अधिकार का, या यूं कहें कि धमकी का भाव झलक रहा था। वह भी जो कर रहा है उसे मूल्यांकन नियमों का गंभीर उल्लंघन कहा जा सकता है। हालांकि झांग गाओहाई ने पिछले वर्षों में ऐसा कभी नहीं किया होता, लेकिन इस साल की विशेष परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अनबाई को सूची में शामिल न करने का एक कारण था। इसके अलावा इस मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी परीक्षक उनके पूर्व छात्र थे, जिन्हें उनसे कई उपकार प्राप्त हुए थे। कुछ छोटे मोटे काम करने पर पकड़े जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन तीनों ने पहले तो कुछ संशय के साथ अंगूठी उठाई, लेकिन अंगूठी का विवरण पढ़ने के बाद वे तुरंत उत्साहित हो गए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। ... अंततः 2 बज गए। तीनों हाई स्कूलों से 9 लोग लिनकिंगशान आए। सभी लोग, मुझे एक बार फिर से समझाने दीजिए, यह मूल्यांकन वास्तविक कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं है, ये सिर्फ एक विशेष अवसर है जहां आप सभी एक साथ भाग लेते हैं। इस मामले में आपके प्रदर्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा और मैं इस रिकॉर्डिंग को मूल्यांकन के लिए 10 विश्वविद्यालयों को भेजूंगा। बेशक मैं इस अवधि के दौरान स्कोरिंग में शामिल रहूंगा, इसलिए एक बार जब आप अंदर जाएं तो स्तर को पास करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इस समय लिनकिंगशान ने 9 गहरे भूरे रंग के छल्ले निकाले और उन्हें अपने सामने रख दिया। आप में से प्रत्येक को उस समय पहनने के लिए एक उपकरण दिया जाएगा। इस अंगूठी का प्रभाव यह है कि यह आपके द्वारा पहने गए सभी उपकरणों के सभी अतिरिक्त गुणों और विशेष प्रभावों को सील कर देती है, केवल उसी स्तर के सफ़ेद उपकरणों के बुनियादी गुणों को ही बरकरार रखती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आप अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करें, न कि बाहरी ताकतों पर। साथ ही आप में से प्रत्येक द्वारा दर्ज की गई जानकारी को स्वचालित रूप से आपके अपने स्तर से मेल खाने के लिए समायोजित किया जाएगा, जो मूल्यांकन की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो पिछली रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी, इसलिए चिंता न करें। अगर आपको कोई ऐसा दुश्मन मिलता है जिसे आप चुनौती नहीं दे सकते, तो आप अपनी पूरी कोशिश करने के बाद छोड़ सकते हैं। लिनकिंगशान ने USB फ्लैश ड्राइव जैसी एक डिवाइस निकाली और उसे कालकोठरी के नियंत्रण पैनल में डाल दिया। इसके तुरंत बाद कालकोठरी के टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक रंगीन, घूमता हुआ कालकोठरी का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ठीक है, अब सब लोग एक एक करके कालकोठरी में प्रवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर 4 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर की अपनी स्वतंत्र बस्ती है। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आप सीधे उदार पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। बेशक आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे, इसलिए हम सुझाव देते हैं कि आप संकोच न करें और जितनी जल्दी हो सके स्तर को पार कर लें। अपनी विशेष मूल्यांकन किट पहनें और आप प्रवेश कर सकते हैं। लिनकिंगशान के बोलते ही सभी ने उत्सुकता भरे भाव दिखाए और फिर अपने अपने प्रधानाचार्यों के मार्गदर्शन में वे एक एक करके उस स्थान पर टेलीपोर्ट हो गए। विशेष मूल्यांकन इकाई के प्रथम स्तर में लॉग इन किया। उम्मीदवार की जानकारी की जांच की जा रही है। अनबाई बेसिक मेज स्पेल अप्रेंटिस लेवल 16 मूल्यांकन परिणाम मेल खाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावी हो गई है।
आपके सभी उपकरणों के गुण सामान्य सफ़ेद उपकरणों के स्तर तक कम कर दिए जाएंगे और आप उपकरण कौशल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वूश, जैसे ही प्रकाश की चादर ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया, आनबाई तेजी से उस दृश्य में प्रवेश कर गई। और सच में, मुझे एक अलग स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। वहां आसपास कोई अन्य टीम के साथी या प्रतिद्वंद्वी मौजूद नहीं थे और प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन अलग अलग किया गया था। तो बात ऐसी है, उपकरण संबंधी कारकों को हटा दें और केवल सबसे आवश्यक क्षमताओं का परीक्षण करें। सौभाग्यवश यह विशेषता मेरे कौशल में जुड़ गई, इसलिए इस मूल्यांकन का मुझ पर नगण्य प्रभाव पड़ा। इस विचार को मन में रखते हुए एनबाई ने अब परवाह करना छोड़ दिया और फिर आसपास के वातावरण की जांच करने के लिए चारों ओर देखा। यह एक विशाल इमारत है जो किसी अखाड़े जैसी दिखती है। इस क्षेत्र का अनुमानित क्षेत्रफल कम से कम 300 वर्ग मीटर है। मैं एक निकास द्वार पर खड़ा था। ठीक सामने एक और निकास द्वार है। अगले ही पल बड़ी संख्या में खूंखार जानवर एक साथ बाहर निकल आए। स्विफ्ट वुल्फ लेवल 16, HP 12,000, आक्रमण 240, रक्षा 120। लाइटनिंग फाल्कन लेवल 16, HP 8,000, आक्रमण 400, रक्षा 90। अर्थ स्प्राइट लेवल 16, HP 50,000, आक्रमण 100, रक्षा 500। पलक झपकते ही अखाड़े का दूसरा हिस्सा हर तरह के 10 खूंखार जानवरों से भर गया। कुछ लोग सहयोगात्मक शिकार में कुशल होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं और कुछ के पास अविश्वसनीय रूप से उच्च HP होता है। इसके अलावा सभी स्तरों का मिलान चुनौती देने वाले के स्तर से किया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि यह मूल्यांकन असाधारण रूप से कठिन था। एक ही समय में एक ही स्तर के 10 भयंकर जानवरों का सामना करना, जब तक कि किसी का पेशा वास्तव में शक्तिशाली न हो, चुनौती में सफल होने की तो बात ही छोड़िए, कोई बच भी नहीं पाएगा। उस बिजली की तरह तेजबाज की गति भी सबसे फुर्तीले हत्यारे की गति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। दोनों पक्षों को अलग करने के लिए बीच में एक हल्का पर्दा लगा हुआ है। इसलिए एनबाई ने तुरंत कोई हरकत नहीं की, बल्कि मूल्यांकन की उल्टी गिनती शुरू होने तक वह आराम से वहीं खड़ा रहा। जैसे ही 3, 2, 1 की गिनती पूरी हुई, एक स्पष्ट घंटी बज उठी। जिस क्षण प्रकाश की स्क्रीन गायब हो गई, धमाका, 10 आग के गोले पल भर में फट गए। आग के एक भयावह सागर ने विरोधी मैदान को अपनी चपेट में ले लिया। चाहे जमीन पर हो या आकाश में उड़ रहे हों, आग के सागर में घिरने से कोई नहीं बच सकता था। पहले स्तर को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। वर्तमान रैंकिंग 1, आपने प्रथम स्थान का पुरस्कार जीता है। एनबाई शांत रहा और उसने जम्हाई भी ली। उनके विचार में ग्रहण राजा के प्रक्षेपण का भी उपयोग किए जाने के बाद ये साधारण राक्षस अब उनकी सतर्कता को जगाने में सक्षम नहीं थे। इंस्टेंस मॉनिटरिंग कंसोल। लिन किंगशान का मुंह थोड़ा सा खुला और उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि क्या हो रहा है, फिर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन उनके चेहरे पर सदमे के भाव काफ़ी देर तक बने रहे। 0.58 सेकंड में पूरा हुआ। तत्काल मारा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उनके जैसा दुनियादारी में पारंगत व्यक्ति भी जो कुछ देख रहा था उस पर मुश्किल से ही विश्वास कर पा रहा था। हालांकि लेवल 60 के बाद बड़ी संख्या में साधारण राक्षसों का तुरंत मारा जाना असामान्य नहीं है। लेकिन ये तो केवल लेवल 20 है। उसने अभी तक पहला जॉब प्रमोशन भी पूरा नहीं किया है। उसे पहला जॉब प्रमोशन लेवल 20 पर ही मिलता है। अभी वह जो कौशल सीख रहा है वे सभी सबसे सामान्य निम्न स्तरीय कौशल हैं। फिर भी उसका प्रदर्शन इतना शानदार कैसे हो सकता है? यह विस्फोट किस प्रकार का कौशल है? लिन किंगशान ने तुरंत अपने कर्मचारियों को डुप्लीकेट डेटा तक पहुंचने का निर्देश दिया। बाहर के कालकोठरियों के विपरीत, जो बाहरी लोगों को खेती करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, इस प्रकार का मूल्यांकन कालकोठरी मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप से सटीक डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। बेशक, हालांकि यह सटीक है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान की सीमा से परे किसी भी चीज़ का पता नहीं लगा सकता है। अतः लिन किंगशान को प्रस्तुत किया गया अंतिम परिणाम ये था। निर्देशक लिन आनबाई ने अभी जिस कौशल का प्रयोग किया वह बेसिक फायरबॉल था। शायद मैंने इसे गलत पढ़ा, मुझे दोबारा जांच करनी होगी। यहाँ तक कि कर्मचारी को भी इस बात पर संदेह था कि उसका डेटा गलत तो नहीं है। आंकड़ों की बार बार समीक्षा और तुलना करने के बाद मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह वास्तव में एक साधारण फायरबॉल स्पेल है। पता लगाए गए हमले की शक्ति 500,000 तक भी पहुंच गई। क्या आप इसे फायरबॉल स्पेल कहते हैं? और वह भी शुरुआती स्तर का। किसकी अग्नि गोला वाली शक्ति दुनिया को नष्ट कर सकती है? एक पल के लिए लिन किंगशान को आश्चर्य हुआ कि क्या वह जो वस्तु लेकर आया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। फिर अपना ध्यान अन्य स्क्रीनों पर केंद्रित करें। बर्फ की जादूगरनी लियुरियान राक्षस के हमले में देरी करने के लिए एक क्षेत्र प्रभाव धीमा करने वाली क्षमता का प्रयोग कर रही है और फिर लगातार बर्फ के नुकीले टुकड़ों का उपयोग करके उसके स्वास्थ्य को धीरे धीरे कम कर रही है। उग्र स्वभाव वाला झांक क्यूई पूरी तरह से पागल हो गया।
अपने शरीर पर बढ़ती चोटों की परवाह किए बिना उसने सीधे उस खूंखार जानवर का सामना किया, मानो वह अपने भीतर दबी हुई सारी क्रोध की भावना को उस पर निकालना चाहता हो। अपनी तलवार से गेल वुल्फ के सिर में वार करने के बाद शैडो असैसिन लियू युफेई ने तुरंत अपनी तलवार वापस खींच ली, पीछे हट गया और छिपकर एक ही वार में उसे मारने का दूसरा मौका तलाशने लगा। सम्मना झाओ जिकिन ने एक रुकिए, ये तो वास्तव में एक टियर 3 फायरी ड्रैगन है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्राकृतिक ड्रैगन शक्ति इन निम्न स्तरीय भयंकर जीवों को दबा सकती है। विशालकाय ढाल लिए योद्धा सी यंग अपनी विशाल ढाल को लेकर इधर उधर दौड़ रही थी। थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य थी कि लगातार हमलों के बावजूद उसे एक भी चोट नहीं आई थी। 9 में से एकमात्र सहायक छात्र नंबर 2 मिडिल स्कूल का एक छात्र है, जो कालकोठरी में अपने साथ लाए गए 2 एआई टीम के साथियों का भी समर्थन करता है। एआई टीम के साथियों की गतिविधियों को निर्देशित करते हुए सहायक कौशल का उपयोग करता है। सहायक प्रकार के छात्रों की नेतृत्व क्षमता का अतिरिक्त मूल्यांकन भी किया जाता है, क्योंकि सहायक प्रकार की कक्षाएं एक टीम में समग्र स्थिति की बेहतर निगरानी करने में सक्षम होती हैं। इन लोगों का प्रदर्शन देखकर लिन किंगशान ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये कला शैली अधिक सामान्य है। ये पुष्टि हो गई है, सिस्टम स्वयं ठीक है, समस्या अनबाई में है। तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अनबाई में वास्तव में प्रतिभा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी प्रतिभा है जो फायरबॉल मंत्र को मौलिक रूप से बदल सकती है। दूसरी ओर एनबाई को पहले स्तर को पार करने का पुरस्कार भी मिला। सबसे पहले उनके फेंगफू अनुभव ने उन्हें 17वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया, एक ऐसा स्तर जिसे पार करने के वे पहले से ही करीब थे। बधाई हो, आपने 17वां स्तर हासिल कर लिया है। मूल श्रेणी की निष्क्रिय क्षमता सक्रिय होने पर सभी गुण जोड़ 90, अग्नि तत्व से जुड़ाव जोड़ 1 0। मैच की प्रारंभिक निष्क्रिय क्षमता सक्रिय हुई, स्पिरिट जोड़ 6, स्पिरिट जोड़ 10%, 7-5, जनजात योग्यता जोड़ 0.3। दूसरे, एक ऐसा इनाम था जिसने अनबाई को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। पदावनति की गोली। मैंने अपग्रेड पिल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन डाउनग्रेड पिल मैंने पहली बार देखी है। इसे संतरे की गुणवत्ता का भी माना जाता है। डिमोशन पिल नारंगी स्तर को एक कम करता है, प्रति स्तर केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। इस डाउनग्रेड पिल का विवरण केवल एक सरल वाक्य में दिया गया है। अनबाई ने पहले तो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि क्या हो रहा है। ये वास्तव में अच्छी चीज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी प्रतिभा असाधारण नहीं है। डिमोशन पिल भविष्य की सफलताओं के लिए एक दिव्य औषधि है। प्रत्येक पेशे के लिए स्तर 20, 60 और 100 पर एक उन्नति मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी नौकरी उन्नति के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ने की बात करें तो आप हर 40वें स्तर और हर 100वें स्तर पर एक बार आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 140/200, 240/300। चाहे करियर में गुणात्मक परिवर्तन हो पाए या नहीं, एक बार जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको मूल्यांकन कार्य दिए जाने की आवश्यकता होगी, और केवल उन्हें पूरा करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उच्च स्तर के पेशे में उन्नति करने के बाद पेशे का विकास होगा और इसकी विकास क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी। किसी पेशे में कितनी बार बदलाव हो सकते हैं, यह उसके स्तर पर निर्भर करता है। उसके जैसे साधारण जादूगरों को भी परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन परीक्षा के बाद उनका पेशा वही रहता है और उनकी तरक्की में कोई खास अंतर नहीं होता। इस तरह की गोली उन लोगों के लिए है जो एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने की ताकत उनमें नहीं है। डाउनग्रेड पिल का उपयोग करने और फिर से लेवल बढ़ाने से आपको एक बार फिर एट्रीब्यूट ग्रोथ मिलेगी, जिससे आपको अनिवार्य रूप से एक लेवल का मुफ्त एट्रीब्यूट बूस्ट मिलेगा। पेशेवरों के लिए स्तर महत्वपूर्ण नहीं है, गुण ही असली युद्ध शक्ति हैं। स्तर बढ़ाने का अर्थ है अधिक शक्तिशाली गुण प्राप्त करना, और स्तर घटाने का उद्देश्य भी अधिक शक्तिशाली गुण प्राप्त करना है। हालांकि मुझे आगे बढ़ने में असमर्थ होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मुझे मुफ्त में एक एट्रीब्यूट लेवल मिल जाए तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। एनबाई ने इसे तुरंत अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित कर लिया ताकि वह इसे बाद में उपयोग कर सके। इस अपग्रेड से मिलने वाला एट्रीब्यूट बूस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य 96 अंकों के अतिरिक्त धर्मराजा गुण के कारण मेरी मानसिक शक्ति में 10% की वृद्धि होगी। स्तर 16 पर मेरी मानसिक शक्ति 747 है, इसलिए मुझे अतिरिक्त 75 अंक मिलेंगे, यदि 1 से कम हो तो पूर्णांकित। वर्तमान विशेषताएं: शारीरिक क्षमता 836, चपलता 835, आत्मा 918, अग्नि संबंध 114। इसमें किसी भी बाहरी उपकरण या वस्तु के अंतर्निहित गुणों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह मूल रूप से शीर्ष स्तर की पहली नौकरी पाने वाले लोगों के बराबर है। अनबाई ने अनुमान लगाया। बेशक उसे पहले मोड़ के सटीक आंकड़े पता नहीं थे, उसे बस इसका मोटा मोटा अंदाजा था। इसके बाद उन्होंने एक नई प्रविष्टि बनाई। एक मौके का इस्तेमाल करते हुए अभी एक सुनहरा प्रत्यय प्राप्त हो रहा है।
ड्रॉ सफल रहा। स्वर्ण पौराणिक कौशल विशेषता उत्तोलन प्राप्त करने पर बधाई। एक और प्रविष्टि जिसका शाब्दिक अर्थ समझना आसान है, फिर भी यह अनबाई को असमंजस में डाल देती है। इस शब्द का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होगा? एनबाई ने अपना सिर झुकाया और अपना स्किल लिस्ट ब्राउज़र खोला। हाँ, शायद इसे देने से उन पर अच्छा असर पड़ेगा। प्रकाशमानता स्तर 1 प्रकाश तत्वों को संघनित करने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपभोग करता है। उत्तोलन प्रकाशमानता से प्रभावित सभी लक्ष्य हवा में उड़ जाएंगे। हाँ, जीवन आश्चर्य से भरा है। मूल रूप से एक बेकार सा लाइट स्पेल जिसे मजबूरीवश चुना गया था, उसमें एक विशेषता जोड़े जाने के बाद वह एक शक्तिशाली क्षेत्र प्रभाव नियंत्रण कौशल में बदल गया। क्योंकि यह स्वर्ण स्तर की प्रविष्टि है। हालांकि उत्थान शब्द काफ़ी आम है, लेकिन कई कौशल इस प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि गोल्ड बोनस का प्रभाव यह है कि यह उपयोगकर्ता को हवा में तैरने के लिए मजबूर करता है, और जब तक प्रकाश गायब नहीं हो जाता तब तक उन्हें तैरते रहने देता है। लगभग सभी हाथापाई करने वाली श्रेणियां अब बेकार हो गई हैं। वे एनबाई के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सके। एक बार जब आप करीब पहुंच जाते हैं और किसी की नज़र में आ जाते हैं, तो आप हवा में तैरने लगते हैं। जमीन का सहारा न होने के कारण आप किसी भी प्रकार की आक्रमण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। चून की प्रत्येक स्तर पर एक ही मूल्यांकन और अंकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, इसलिए सभी प्रविष्टियों को निकालने के बाद अनबाई के पास प्रतीक्षा करते हुए बैठकर ध्यान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग 1.5 घंटे बाद मुझे नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद अनबाई ने अपनी आंखें खोलीं और उनका ध्यान समाप्त हो गया। विशेष मूल्यांकन के दूसरे चरण में लॉग इन किया। उम्मीदवार की जानकारी की जांच की जा रही है। अनबाई बेसिक मेज स्पेल अप्रेंटिस लेवल 17 मूल्यांकन परिणाम मेल खाता है। दूसरा चरण शुरू हो गया है और कालकोठरी का स्तर 1 बढ़ गया है। ये दृश्य पहली परत के समान है, पहले स्तर से भी बड़ा अखाड़ा। इसके अलावा ये स्थल कोई बड़ा खाली क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसमें कई खंडहर और यहाँ तक कि जर्जर इमारतें भी हैं जिनका उपयोग आवरण के रूप में किया जा सकता है। सामने की ओर निकास द्वार के अलावा बाईं और दाईं ओर भी निकास द्वार हैं। जैसे जैसे उल्टी गिनती आगे बढ़ती है, उसी समय तीनों निकास द्वारों से बड़ी संख्या में दुश्मन बाहर निकले। वे पहले स्तर पर पाए जाने वाले क्रूर शत्रुओं जैसे नहीं हैं। इसके बजाय यह एक अर्धबुद्धिमान मानवाकार राक्षस था। ठीक उसके सामने गोबलिनों का एक समूह था, 30 से अधिक लोगों की एक छोटी सेना, जिसका नेतृत्व एक कुलीन गोबलिन सरदार और एक कुलीन गोबलिन महापुजारी कर रहे थे। बाईं ओर ओर्क्स का एक समूह है, जिनसे अनबाई का जंगल में पहले कभी सामना नहीं हुआ था। ये पहली बार है जब उसने उन्हें देखा है। ओर्क्स बेहद बलवान दिखते हैं, उनमें जानवरों जैसी ताकत होती है और वे सीधे खड़े होकर चल सकते हैं और हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में दाहिनी ओर से बौनों का एक समूह निकला, जो बौनों से छोटे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने विशेष कवच पहन रखा था। इसके अलावा ये कवच पीठ पर कई भुजाओं से जुड़े हुए थे। कुछ में 3 या 4 भुजाएं थीं, जबकि अन्य में 7 या 8 भुजाएं थीं, और प्रत्येक भुजा में एक हथियार था। ये जिन देखने में ऐसे ऑक्टोपस जैसे लगते थे जो हथियारों के उस्ताद बन गए हों। लेकिन इनमें से किसी बात का कोई मतलब नहीं। प्रकाश का पर्दा गायब हो गया। आग का गोला फट गया। बूम! -5,80,050, -5,79,054, -5,88,848। वह भयानक गर्जना लगभग एक साथ 3 दिशाओं में गूंज उठी। इसके अलावा चूंकि ये दुश्मन सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, इसलिए यह पहले स्तर की तुलना में भी सरल है। पहले स्तर पर अनबाई को 10 और अग्निगोले फेंकने पड़े, क्योंकि कई बिजली के बाज निकलते ही आकाश में उड़ गए और लगभग मुख्य बल से बहुत दूर भटक गए थे। हालांकि इस बार कुछ कुलीन शत्रु भी हैं। यहाँ तक कि लेवल 17 के एलीट मॉन्स्टर के पास भी 500,000 एचपी नहीं होते। यहाँ तक कि लेवल 15 के बैंगनी रंग के एलीट कंकाल की कीमत भी लगभग 300,000 ही है। हालांकि एनबाई ने बड़ी आसानी से और कुछ ही सेकंड में वह स्तर पार कर लिया। बाहर खड़ी लिन किंगशान एक बार फिर अचंभित रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ट्रिपल इन्फर्नो बफ का इस्तेमाल करके राक्षसों की एचपी को विशेष रूप से बढ़ाया है। हर एक की एचपी 10 लाख से ज़्यादा है। हाँ, एनबाई को गलतफहमी हुई थी। इस राक्षस का स्वास्थ्य वास्तव में अपेक्षा से अधिक था। उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सभी कुछ ही सेकंड में बिक गए थे। लिन किंगशान ने डेटा को दोबारा प्राप्त किया और पाया कि अपग्रेड के बाद भी यह मूल फायरबॉल स्पेल ही था, लेकिन इस बार इसकी आक्रमण शक्ति 500,000 से बढ़कर लगभग 600,000 हो गई थी। लेकिन तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो इससे तुरंत मौत नहीं होनी चाहिए। विस्फोट ने कई अन्य चीज़ों को छिपा दिया है और केवल आंकड़ों को देखकर उनका सटीक अनुमान लगाना वास्तव में असंभव है। ये बच्चा मुझे लगातार नए नए आश्चर्य दे रहा है। कारण वास्तव में बहुत आसान है, क्योंकि कालकोठरी में मौजूद नकली राक्षसों का स्वास्थ्य वास्तविक राक्षसों के स्वास्थ्य के बराबर ही होता है।
डेटा को बदलने के लिए, जैसे कि एक ही राक्षस सामान्य और नरकीय कठिनाइयों में बहुत अलग क्यों होता है, इसका कारण जानने के लिए बस राक्षस को एक विशेष बफ देना ही एकमात्र तरीका है। हालांकि अनबाई के फायरबॉल में एलिमिनेट के लिए एक प्रविष्टि है। विस्फोट के कारण उसके सारे बफ्स जबरदस्ती हट गए, जिससे उसकी सेहत घटकर 300,000 से भी कम हो गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। दूसरे स्तर को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको हार्दिक बधाई। वर्तमान रैंकिंग 1, आपने प्रथम स्थान का पुरस्कार जीता है। अत्यधिक अनुभव प्राप्त हुआ, वर्तमान अनुभव स्तर 17-10% है। विशेष पुरस्कार, डाउनग्रेड पिल नारंगी टिया एक एक्सपीरियंस पिल, नीला एडवांस्ड रिकवरी पोशन, बैंगनी X10 टिया एक सेलेक्टेबल यूनिवर्सल स्किल बुक। दूसरे स्तर के पुरस्कार शीघ्र ही प्राप्त हो गए। जैसा कि लिन किंगशान ने कहा, इस प्रक्रिया में केवल भाग लेने से भी कई लाभ मिल सकते हैं। अब डाउनग्रेड पिल्स और एक्सपीरियंस पिल्स उपलब्ध हैं, जिसका मतलब है कि लोग अपने स्टैट्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यह उच्च श्रेणी की रिकवरी दवा है, जिसकी कीमत 100,000 है, और उन्होंने हमें सीधे तौर पर इसकी 10 गोलियां दीं। जहां तक स्वयं द्वारा चुनी गई अंतिम सामान्य कौशल पुस्तक की बात है, तो इसने आनबाई को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि यह कोई कौशल पुस्तिका नहीं है, बल्कि फोर्सेंस अकादमी की मुहर वाला एक वाउचर है। आप किसी भी आधिकारिक व्यापारिक केंद्र पर जाकर अपने लिए उपयुक्त कौशल पुस्तक ढूंढ सकते हैं, बशर्ते वह पहले स्तर यानी स्तर 20 से अधिक नहीं के भीतर हो और आप इसे बिना पैसे खर्च किए या बोली लगाए सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए, और कोई कितना भी पैसा क्यों न दे, वे इसे रोक नहीं सकते, अन्यथा वे शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों को नाराज कर देंगे। लिन किंगशान और बाहर निगरानी फुटेज की निगरानी कर रहे कर्मचारी पूरी तरह से अचंभित रह गए। वे सभी लिन किंगशान के साथ आए थे और विश्वविद्यालय के सहायक विभागों में कार्यरत कर्मचारी भी थे। वह स्वयं को ज्ञानी और सुशिक्षित समझता था, लेकिन शांगजियांग नामक छोटे शहर में पहुंचते ही उन सभी का चेहरा ऐसा हो गया मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। छोटे वर्कशॉप सामग्रियों के उपयोग में वास्तव में बहुत आक्रामक होते हैं। ओह नहीं, मेरा मतलब है कि छोटे स्थानों के लोग वास्तव में निर्दयी होते हैं। हालांकि इस तरह के तुरंत बिक जाने वाले उत्पाद अब उतने दिलचस्प नहीं रह गए हैं। सभी ने अपना ध्यान दूसरों की ओर मोड़ लिया। अनबाई के अलावा नंबर 1 हाई स्कूल के तीनों छात्रों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। पहले स्तर ने दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल कर लिया है, और यह स्तर अनबाई के अलावा सबसे तेजी से प्रगति करता हुआ प्रतीत होता है। एक कर्मचारी ने स्क्रीन पर मौजूद डेटा और स्क्रीन पर मौजूद लोगों को देखा। जहां क्यूई ने एक बार फिर बरसेरकर की मुख्य क्षमता का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आक्रमण शक्ति बढ़ गई जबकि उसका स्वास्थ्य कम होता गया। इस आक्रामक क्षमता के बल पर वह अराजक लड़ाइयों में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। इसी बीच आइस मेज लियू रुयान ने लगातार एरिया ऑफ इफेक्ट स्लोइंग इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया और साथ ही शानदार पोजिशनिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया। अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा के अभाव में वह लगातार निकटतम दुश्मन की गति धीमी करने और उन्हें सामने रोकने के लिए इलाके पर निर्भर रही, जिससे उसके पीछे के दुश्मनों का रास्ता अवरुद्ध हो गया और उसे एक ही समय में बहुत सारे दुश्मनों से निपटने की अनुमति मिली। शैडो असैसिन ने पहले नेता को पकड़ने की रणनीति को पूरी तरह से अंजाम दिया और एक ही झटके में गोब्लिन नेता और ओर्क नेता को खत्म कर दिया। फिर तीनों पक्षों के बीच फैली अराजकता का फायदा उठाकर वे अशांत वातावरण में मछली पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं और फल फूल सकते हैं। लिन किंगशान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा संदेह बना रहा। ऐसा क्यों लगता है कि इन सभी लोगों का प्रदर्शन औसत से ऊपर है? प्रतिलिपि में जहां क्यूई ने अपनी तलवार फिर उठाए और उसे जोर से नीचे की ओर मारा, जिससे एक और कुलीन गोब्लिन मारा गया। अपनी अविश्वसनीय रूप से सहज प्रगति को देखकर वह मन ही मन खुद पर गर्व महसूस करने लगा, और फिर उसकी नज़र धीरे से उसके हाथ में मौजूद काले और भूरे रंग की अंगूठी पर पड़ी। हालांकि उसने जो अंगूठी पहनी हुई थी, जो देखने में लिन किंगशान द्वारा दी गई अंगूठी जैसी ही लग रही थी, वास्तव में वह पूरी तरह से अलग थी। यहाँ तक कि अंगूठी का प्रभाव भी बिल्कुल विपरीत होता है। यह उपकरणों की विशेषताओं को कम नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत इस कालकोठरी में आपके सभी उपकरणों की विशेषताएं दोगुनी हो जाती हैं। मूल्यांकन का ये कालकोठरी कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस तरह का धोखाधड़ी करने वाला गिरोह पहले कभी सामने नहीं आया। इसका एक कारण यह है कि कालकोठरी बनाने वाला व्यक्ति बहुत उच्च स्तर का था, और उससे मेल खाने वाली मूल्यांकन अंगूठी भी बहुत ही उत्कृष्ट थी, जो ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आम लोग बना या तोड़ सकें। नंबर 1 हाई स्कूल ने लगभग 10 वर्षों में कोई भी प्रतिभाशाली पेशेवर तैयार नहीं किया है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा लगातार गिरती जा रही है। यही कारण है कि नंबर 1 हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने मूल्यांकन प्रक्रिया से शुरुआत करने का विचार किया। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रांतीय राजधानी में केंद्रीय रूप से आयोजित किया जाता है, और यह कोई मनगढ़ंत प्रतिलिपि नहीं है, इसलिए वह इसे करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता।
हालांकि प्रारंभिक मूल्यांकन प्रत्येक शहर में केवल एक प्रारंभिक परीक्षा है और सभी जानते हैं कि मूल्यांकन का प्रभारी केवल एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर है, इसलिए अभी भी कुछ गलत काम करने की संभावना बनी हुई है। फिर उन्होंने पिछले साल इसे बनवाने के लिए चुपके से एक प्रसिद्ध उपकरण निर्माता को खोजा और इस साल पहली बार उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया है। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया था, मुझमें हिम्मत नहीं थी। हालांकि अनबाई घटना ने उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का सहारा लिया। वैसे यह उपकरण सिर्फ इसी कालकोठरी में काम करता है। बाहर आने के बाद बस अंगूठी बदल लेना। पकड़े जाने की संभावना बहुत कम है। मैंने बिना किसी परेशानी के पहली मंजिल पर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। मुझे लगता है कि शीर्ष 2 रुयू और लियू युफेई होंगे। हे, वह निकम्मा आनबाई मुझसे ये स्थान छीनने के बारे में सोचे भी नहीं। चाहे रुयान हो या विश्वविद्यालय की स्वचयन योग्यता, मैं इसे हासिल करके रहूंगी। झांग क्यूई की आंखें उभर थीं और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यही बात 2 अन्य लोगों पर भी लागू होती है जिन्होंने अपनी अंगूठियां बदलीं, लियू रुयान और लियू युफेई। हालांकि जब प्रधानाचार्य ने पहली बार नकल का मुद्दा उठाया तो मैं वास्तव में चौंक गया था। लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि अनबाई तो बस एक नौसिखिया जादूगर था, तो वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया। उसने ज़रूर कोई न कोई तरकीब अपनाई होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें धोखा देना जायज़ लगा। ये जानते हुए कि उपकरण के गुणों को दबाया नहीं जाएगा और बल्कि दोगुना कर दिया जाएगा, झांग गवाही ने सभी के लिए संबंधित स्तर के दुर्लभ उपकरणों का एक पूरा सेट तैयार किया जिसमें पहले से ही बहुत उच्च गुण थे। हालांकि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी ही रैंकिंग देख सकता था, इसलिए जब उन तीनों ने दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया तो उन सभी ने मान लिया कि अन्य 2 में से किसी एक ने पहला स्थान प्राप्त किया होगा और फिर उन्हें राहत महसूस हुई। वास्तव में उनकी क्षति क्षमता उनके स्तर के औसत से ऊपर है, संभवतः उनके उन्नत कौशल के कारण। हालांकि कर्मचारी आक्रमण शक्ति के आंकड़ों को देख सकते हैं, लेकिन वे इतने विस्तृत नहीं हैं कि यह पता चल सके कि यह उपकरण से मिलने वाला बोनस है या विशेषता बोनस। इसके अलावा उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इस मामले में धोखा देने की हिम्मत करेगा। कम से कम इस दुनिया में तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में नकल करना अभूतपूर्व है। झांग गाओहाई ने शायद इसके लिए एक मिसाल कायम की है। लिन किंगशान को लगा कि जब आनबाई जैसा ये सन की व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो अगर बाकी लोग थोड़े अधिक शक्तिशाली हों तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, इसलिए उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले 2 स्तरों में युद्ध के मैदान में उनकी युद्ध क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। अगले स्तर में उनके समग्र गुणों का आकलन किया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आनबाई अभी भी नेतृत्व कर सकता है। ... इस बार तो इंतजार और भी लंबा था। तीसरे स्तर की शुरुआत होने से पहले लगभग 3 घंटे बीत गए। मैंने विशेष मूल्यांकन के तीसरे स्तर में लॉग इन कर लिया है। मूल्यांकन का उद्देश्य है अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। इस मंजिल का वातावरण आखिरकार अलग है। यह कोई विशाल अखाड़ा नहीं था। इसके बजाय वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो भूमिगत गुफा जैसी दिखती थी। आगे केवल एक संकरा रास्ता था। मूल्यांकन में केवल एक बहुत ही सरल वाक्य शामिल था, क्या आप गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे अभी तक कोई राक्षस पैदा होते नहीं दिखे हैं। क्या ये स्तर समय पर आधारित गति आधारित चुनौती हो सकती है? अगर बात सिर्फ गति की है तो आनबाई को नहीं लगता कि उसे कोई फायदा होगा। आखिरकार वह तो सिर्फ एक जादूगर ही था। इस बार जिन लोगों का मूल्यांकन किया जा रहा है उनमें एक शैडो असैसिन और एक रेंजर शामिल हैं। दोनों के पास असाधारण गति है। इसके अलावा इसकी उच्च गति के साथ साथ इसमें कौशल का अतिरिक्त लाभ भी है। मुझे लग रहा था कि इस सेक्शन में मेरे अंक कट सकते हैं। एनबाई ने झटपट अपनी सुरक्षा कवच पहन ली और फिर एकमात्र रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। साथ ही उन्होंने ऑब्जेक्ट कंट्रोल शील्ड की विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया। आर्टिफैक्ट शील्ड 5/10 रक्षा 15,700 HP 12,70,000। सौभाग्यवश बंधित कौशलों वाले उपकरण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए और 5 बंधित ढालों के गुण अपरिवर्तित रहे। ऐसा लगता है कि यह अंगूठी केवल आपके द्वारा पहने गए उपकरण पर ही काम करती है। ये देखकर आनबाई को तसल्ली मिली और वह आगे बढ़ गई। 15,000 से अधिक रक्षा अंकों के साथ यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्तर 20 से नीचे के हमलों से आसानी से तोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, इस शील्ड की HP 10 लाख से भी अधिक है। अगर आप बस वहीं खड़े रहकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने देंगे तब भी लड़ाई खत्म होने में काफ़ी समय लगेगा। वूश वूश, जैसे ही वह एक कोने पर पहुंचा, अचानक 1 दर्जन से अधिक तेज तीर उसकी ओर उड़कर आए। -1, -1, -1। तीर आनबाई के ठीक आधा मीटर आगे गिरा और अर्धपारदर्शी सुरक्षात्मक ढाल से टकरा कर रुक गया, जिससे उसकी सतह पर केवल एक हल्की लहर सी उत्पन्न हुई। इससे ढाल को जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, खुद ढाल को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। तीर में भेदन क्षमता होने के कारण ही दुश्मन को एक क्षति पहुंचानी पड़ती है। तीर आनबाई को एक कदम भी नहीं रोक सके।
हालांकि अगले ही पल जिस जगह उसने कदम रखा था वहां से अचानक घना धुआं फूट पड़ा और उसके तुरंत बाद धुएं का एक गुबार भी दिखाई दिया। छप छप, आग की लपटों ने पलक झपकते ही अनबाई को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में पता चला कि वह घना धुआं वास्तव में बड़ी मात्रा में काला पाउडर था जो आसानी से विस्फोटित हो गया। आग, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनबाई मुस्कुराया और अपने पैरों से धक्का देना जारी रखा, दौड़ते रहने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा किया। अग्नि के प्रति उसकी आत्मीयता पहले से ही 100 से अधिक होने के कारण वह मूल रूप से गैर मानव द्वारा किए गए अग्निगुण वाले सभी हमलों से प्रतिरक्षित है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये मानव निर्मित अग्नि प्रकृति का हमला है, तो आइए देखते हैं कि किसकी अग्नि से अधिक आत्मीयता है। बस आगे चलकर दीवारें तरह तरह के रहस्यमय बैंगनी और लाल रत्नों से ढकी हुई थीं। हालांकि आनबाई ने इन रत्नों के उपयोगों का अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकाला। सीधे आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही वह पहले रत्न के पास से गुजरा, प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और लाल प्रकाश की एक किरण अनबाई की ओर बढ़ी। सुरक्षात्मक कवच प्रकाश को रोक नहीं पाया, जिससे वह आसानी से उस पर पड़ा। शापित, अब असुरक्षित। यह एक शापित जाल था। ये सूचना देखकर आनबाई को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। सुरक्षा कवच अभिशाप का सामना नहीं कर सकता। हालांकि उसके पास 50 अंकों के अभिशाप प्रतिरोध वाला एक काला जादू का हार था, लेकिन दुर्भाग्य से मूल्यांकन अंगूठी द्वारा उसे मिटा दिया गया। हालांकि चोट लगने की आशंका से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वे लगातार आगे बढ़ते रहे। शापित, तुम पर हमला होने पर लगातार खून बहेगा। शापित, गति 50% कम हो गई। शापित और अंधा। स्विश, 10 मीटर से भी कम आगे चलने के बाद मेरे शरीर पर शाप का प्रभाव 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया। अधिकांश अनबाई लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीमी गति और अंधापन का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कितनी झंझट है। आग का गोला। एनबाई ने तुरंत ही अग्निगोले का मंत्र चलाया। हालांकि उसने जिस लक्ष्य को निशाना बनाया था वह स्वयं वह था। बूम, आपको जानलेवा चोट लगी है, जिससे आपकी अजेयता क्षमता सक्रिय हो गई है और आपके सभी गुण बहाल हो गए हैं। बस खुद को नष्ट कर लें, फिर तुरंत पुनर्जीवित हो जाएं, जिससे आपके सभी आंकड़े बहाल हो जाएंगे। इस प्रकार सभी अभिशापों का निवारण हो गया। दुर्भाग्यवश एलिमिनेट लाभकारी प्रभावों को हटाता है, नकारात्मक प्रभावों को शुद्ध नहीं करता, अन्यथा अमर विकल्प को भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। अंततः दो और आत्मविनाश का उपयोग करके वे लगभग 10 किलोमीटर लंबे शापित गलियारे को पार करने में कामयाब रहे। इस विधि के बिना यदि वे बस चलकर आ जाते तो शायद उन पर सैकड़ों गालियों की बौछार हो जाती। उसके इस तरीके ने लिन किंगशान और बाहर मौजूद अन्य लोगों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। वे अनबाई के कार्यों को पूरी तरह से समझने में विफल रहे। इस बच्चे ने अपने शरीर से अभिशाप कैसे दूर किया? क्या उसके अग्नि गोले वाले मंत्र में शुद्धिकरण की क्षमता है? क्या वह स्वयं पर हमला करके अभिशापों को शुद्ध कर सकता है? लेकिन ये कोई ऑनलाइन गेम नहीं है, इसमें मित्र क्षति या स्वयं क्षति से प्रतिरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी अपनी रक्षा प्रणाली 500,000 से 600,000 के नुकसान को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? बाहर चाहे कितनी भी उलझन भरी स्थिति क्यों ना हो। खैर, अनबाई बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य पर पहुंच गया। तीसरा स्तर सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। लिया गया समय 14 मिनट। चोट का स्तर कोई नहीं। रेटिंग पूर्णता। वर्तमान रैंकिंग 1। आपने प्रथम स्थान का पुरस्कार जीता है। अत्यधिक अनुभव प्राप्त हुआ। वर्तमान अनुभव स्तर लव 17-20% है। विशेष पुरस्कार वस्तु प्रतिभा की गोली स्वर्ण। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, अंतिम मूल्यांकन शुरू होने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसे पौराणिक स्वर्ण वस्तु का दर्जा प्राप्त हो गया है। हालांकि शुरुआती हैरानी के बाद अनबाई अवाक रह गई। टैलेंट पिल गोल्ड उपयोग के बाद जन्मजात योग्यता में 0.1 की वृद्धि होगी। बार बार उपयोग करने पर प्रभाव कम हो जाएगा। ये किसी के लिए भी बेहद शानदार पुरस्कार होगा, लेकिन मेरे पास धर्मराज की जीवनी है। हर अपग्रेड से लगातार बढ़ोतरी मिलती है, जो हर लेवल पर एक टैलेंट पिल लेने के बराबर है। मुझे सच में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एनबाई ने इसे थोड़े अफसोस के साथ रख दिया। हालांकि ये चीज़ बेहद कीमती है। मैंने सुना है कि इसे ब्लैक मार्केट में करोड़ों युआन में बेचा गया है। लेकिन टैलेंट पिल्स की हमेशा कमी रहती है और कोई भी इन्हें खुलेआम नहीं बेचता। मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा और मुझे भूख लगने लगी। एनबाई ने एक पल सोचा, उसे लगा कि बाकी लोग शायद इतनी जल्दी काम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अपनी अंगूठी से चिकन लेग का बचा हुआ मांस निकाला, जिसे उसने शहर छोड़ते समय नहीं खाया था। फिर अपना 3 पीस वाइल्डनेस सर्वाइवल किट निकाला और उसे वहीं भूनने के लिए आग जला दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निगरानी कक्ष में लिन किंगशान अनबाई की हरकतों को देखकर अवाक रह गया। जहां दूसरे लोग अच्छी रैंकिंग पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं,
वहीं आप मूल्यांकन कक्ष में आराम से बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इस अनबाई के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम तीसरे स्तर पर भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। चारों स्तरों में से तीसरा स्तर निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। ये प्रत्येक छात्र की समग्र गुणवत्ता का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है। रास्ते में कई जाल और बाधाएं थीं। ये परीक्षण खतरे के प्रति उनकी जागरूकता और संकटों से निपटने की उनकी क्षमता का आकलन करता है। जिनके पास उच्च एचपी और रक्षा क्षमता है वे हमलों का सामना कर सकते हैं, हालांकि यह काफ़ी मुश्किल होगा। लिन किंगशान ने शुई लैन हाई स्कूल की सी यंग की ओर देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसका पेशा निश्चित रूप से एक पारंपरिक ढाल योद्धा का नहीं है। उसके कौशल से मिलने वाली रक्षात्मक शक्ति असाधारण रूप से उच्च है। तीरंदाज, रेंजर, शिकारी और अन्य लोग जो जाल बिछाने में कुशल होते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी होती है। जादूगर आगे की जानकारी प्राप्त करने और बलपूर्वक तंत्रों और उपकरणों को तोड़ने के लिए कौशल का उपयोग कर सकते हैं। एक समनर के रूप में झाओ जिकिंग ने निस्संदेह अपने पालतू जानवरों का इस्तेमाल आगे की जानकारी जुटाने के लिए किया और यह काम सुचारू रूप से चला। हालांकि दूसरों द्वारा बिताया गया समय स्वाभाविक रूप से अनबाई जैसा नहीं था, जिसने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा और सीधे फिनिश लाइन तक दौड़ लगाए। अंत तक भी उनके सुरक्षा कवच का स्वास्थ्य कभी भी 99% से नीचे नहीं गिरा। ठीक तभी निगरानी कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। ओह, तीसरी मंजिल। लगता है मुझे थोड़ी देर हो गई है। अधिकारपूर्ण लहजे में बोले गए शांत बुझी के शब्दों ने लिन किंगशान को सहज रूप से खड़े होने और सावधान मुद्रा में आने के लिए प्रेरित किया।